अंधेरा। जागने के बाद उसका पहला विचार यही था, मैं कहां हूं? उसने अपने अंगों को हिलाने की कोशिश की लेकिन स्पर्श की अनुभूति उसकी आदत से कुछ अलग थी। रुको, क्या मैं सोच सकता हूं? मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि उन गैंगस्टरों ने मेरे सीने पर गोली मारी थी। क्या मैं कोमा में हूं? उसने फिर से हिलने डुलने या अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन केवल एक चीज जिसे वह महसूस कर सकता था वह थी जकड़न की अनुभूति और केवल एक चीज जिसे वह देख सकता था वह था अंधेरा। मुझे लगता है कि मैं अभी भी जीवित हूं। ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में शीघ्र मृत्यु भी प्राप्त नहीं कर सकता। खैर, कम से कम यहां गर्मी तो है। उसके शरीर में लगातार गर्माहट बनी रहती थी, जिससे वातावरण काफी आरामदायक हो जाता था। कम से कम मेरे जागने के बाद मेरे माता पिता मुझे थोड़ी देर के लिए बंधन से मुक्त कर देंगे। शायद मुझे उस घर से दूर जाने और विदेश जाने का मौका लेना चाहिए। कम से कम एक सफाई सेवा मुझे काम पर रखनी चाहिए। उसने उस मृत्यु निकट अनुभव का शोषण करने की संभावना के बारे में उस पिंजरे से मुक्त होने के साधन के रूप में सोचा जिसे वह अपना घर कहता था। उन्होंने विचार किया कि जब उनके माता पिता ने उनसे कहा कि वह डिशवॉशर बनने के लिए विश्वविद्यालय छोड़ देंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। पापा मेरे लिए ज्यादा परेशानी नहीं खड़ी करेंगे, लेकिन मां जरूर पागल हो जाएंगी। आजकल केवल एक ही काम जो मैं बिना झगड़ा शुरू किए घर पर कर सकता हूं वह है पढ़ना। शायद मैं वह भी खो दूंगा। जब से उसे याद आया, उसे गेम खेलना, किताबें पढ़ना और नशा करना बहुत पसंद था। उन्हें और कुछ भी उबो लगता था और इससे हाई स्कूल के बाद से उनके स्कूली करियर पर गंभीर असर पड़ा। इसलिए उनके लिए घर में हालात को बनाए रखना और भी मुश्किल हो गया क्योंकि उनके माता पिता ये स्वीकार करने के बजाय हर समय चिल्लाते रहते थे कि विश्वविद्यालय उनके लिए उपयुक्त नहीं था। मुझे लगता है कि उस स्थिति का एक बड़ा हिस्सा मेरी गलती है। आखिरकार मैंने अपना अधिकांश जीवन नशे में या किसी किताब में अकेले रहकर बिताया है। वास्तव में एक बेटे के रूप में यह अच्छी नौकरी नहीं है। यह सोचते सोचते उसके मन में पछतावा उभर आया। यदि उस समय उसे बेहतर पता होता तो वह शराब को अपना पेट भरने का साधन नहीं बनाता और शायद उसके परिवार में स्थिति अधिक शांतिपूर्ण होती। ठीक है, जो हो चुका है उसे मैं बदल नहीं सकता और मेरे पास हर समय दिखावा करते हुए खुद को शांत रखने के लिए वास्तव में कई विकल्प नहीं थे। जब वह 14 वर्ष के थे तो उन्हें पता चला कि उनके साथ कुछ ठीक नहीं है। वह अपने दोस्तों को लोगों के समूह में प्यार और सामाजिक स्थिति पर जोर देते हुए लड़कियों या सुंदर कपड़ों के पीछे जाते हुए देखता था। फिर भी उसे वास्तव में किसी के साथ जुड़ने में सक्षम हुए बिना केवल सेक्स के प्रति जिज्ञासा महसूस हुई। जहां तक मानव समाज की बात है, उन्होंने इसे मनुष्यों द्वारा एक साथ रहने के लिए मजबूर करने के लिए बनाए गए नियमों के एक समूह के रूप में देखा। क्या वे नियम पुरुषों द्वारा नहीं बनाए गए हैं? एक आदमी के तौर पर मुझे उन्हें नजरअंदाज करने और अपनी इच्छानुसार जीने का अधिकार होना चाहिए। सोचते सोचते समय बीतता गया और उसे पता ही नहीं चला कि उसकी सोचने की गति सामान्य से बहुत कम थी। अंत में, यह पैसे द्वारा शासित दुनिया है। यदि यह आपके पास है तो आप जो चाहे कर सकते हैं। यदि नहीं, तो आप समाज के एक चक्र में केवल अपनी मृत्यु तक धन संचय करते रह सकते हैं। आप समाज के एक चक्र में केवल अपनी मृत्यु तक धन संचय करते रह सकते हैं। जीवन जीने का कितना दयनीय तरीका है। इंसानों को कागज के टुकड़े जमा करने के लिए नियमों के तहत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि उनका मूल्य केवल उन्हीं नियमों के कारण होता है जिनका आप पालन कर रहे हैं। सच्ची स्वतंत्रता केवल पर्याप्त कागज इकट्ठा करके ही प्राप्त की जा सकती है। क्या इस तरह जीवन जीने का भी कोई मूल्य है? जब वह सो जाता था या अपने शरीर को जगाने की कोशिश करता था तो समय समय पर उसका तर्क करना बंद हो जाता था। इसी तरह दिन बीतते गए। शायद मैं स्थायी कोमा में हूं और इस अंधेरे से मुक्त होने के लिए मुझे सच्ची मौत का इंतजार करना होगा। उसके आसपास के अंधेरे ने उसके मूड को प्रभावित करना शुरू कर दिया। एकमात्र चीज जो उसे स्वस्थ रख रही थी वह थी उसके शरीर में गर्माहट का एहसास। यह उस समय था जब अंधेरे की दुनिया में रोशनी दिखाई दी, जो समय बीतने के साथ बड़ी होती गई। आखिरकार एक बदलाव, मुझे इसका अनुसरण करना चाहिए। अचानक किसी प्रकार के दबाव ने उसे उस तंग जगह से प्रकाश की ओर धकेल दिया। यह एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया लगती थी जिसका दबाव उन्हें महसूस होता था। कुछ समय बाद अंधेरे की दुनिया इतनी उज्जवल रोशनी की दुनिया बन गई कि उसकी आंखें दुखने लगीं। उसे कुछ लोगों की जय जयकार और अज्ञात भाषा बोलने वाली आवाजें सुनाई देने लगीं। जब उसकी आंखें रोशनी की आदी हो गईं तो वह अंततः देख सका कि उसके चारों ओर क्या था। एक मध्यम आयु वर्ग की मोटी महिला चिंता से उसकी ओर देख रही थी, हल्के से उसकी छाती को छू रही थी। अजीब बात यह थी कि उसका हाथ उसके पूरे शरीर को धकता हुआ लग रहा था। बकवास तो होता है। वह अपने विचार समाप्त भी नहीं कर पाया था कि मोटी औरत ने पहले ही उसे एक तरफ कर दिया और उसके नितंबों पर हल्के से थप्पड़ मारा। किन्हीं कारणों से उसे उस हल्के थप्पड़ से दर्द महसूस हुआ। तुम क्या बकवास कर रही हो औरत? उन्होंने कहा। फिर भी उनके मुंह से जो निकला वह एक तीखी चीख ही थी। उस रोने की आवाज सुनकर कमरे में मौजूद लोगों के चेहरों पर राहत आ गई और मोटी औरत बच्चे को एक पुराने जमाने के बिस्तर पर लेटी हुई एक पीली लेकिन खूबसूरत महिला की गोद में ले आई। यह एक लड़का है, मेरी महिला, और जिस तरह से वह हर चीज को देखता है उसके हिसाब से वह बहुत जिज्ञासु है। हालांकि मोटी औरत ने जो कहा उसे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन एक बच्चे के शरीर वाला युवक आसानी से समझ सकता था कि वह किस स्थिति में है। क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है? क्या यह कोमा नहीं था? बच्चे को पकड़े हुए महिला ने अपनी छाती खोली और उसे दूध पिलाने का प्रयास किया। वो आई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता या यूं कहें कि चिल्ला पाता, उसके मुंह के अंदर एक तरल पदार्थ गिर गया और वह अपने पहले भोजन के चक्कर में खो गया। मैं तुम्हारा नाम नूह रखूंगा। हाँ, नूह बलवन, यह एक अच्छा नाम है। नूह ने आधी बंद आंखों से उस महिला को देखा जो उसे खाना खिला रही थी। महिला की पीठ पर लंबे काले बाल खुले हुए थे और उसकी पतली भौहों के नीचे बर्फ जैसी नीली आंखें थीं। निश्चित रूप से मेरी मां सुंदर है। नूह वही नाम होना चाहिए जो उसने मुझे दिया। कम से कम यह एक अच्छा नाम है। कमरे का दरवाजा खुला और छोटे काले बालों और सख्त चेहरे वाला लगभग 40 वर्षीय एक आदमी सीधे बिस्तर पर पड़ी महिला की ओर चला गया। लिली, मुझे बच्चे को देखने दो। इतना कहते हुए उस आदमी ने सीधे नूह को अपनी बाहों में ले लिया और बच्चे को बेहतर ढंग से देखने के लिए उसे हवा में उठा लिया। बिस्तर के किनारे मौजूद मोटी औरत और अन्य दो नौकरानियों ने आदमी को देखकर अपना सिर नीचे कर लिया। यहां तक कि लिली ने भी नूह को अचानक अपनी छाती से दूर ले जाते देख अपनी क्रोधित आवाज को रोक लिया। मैं थोड़ा पीला और पतला है, लेकिन उसमें कुछ प्रकार की बुद्धिमत्ता दिखती है। शायद वह मुख्य परिवार के लिए गार्ड नहीं बन पाएगा, लेकिन वह परामर्शदाता के रूप में सफल हो सकता है। तुमने अच्छा काम किया लिली। इतना कहकर उस आदमी ने बच्चे को उसकी मां को वापस दे दिया और बाहर निकलने की ओर चल दिया। यह दृश्य देखकर लिली ने धीरे से कहा, हे भगवान, वह आपका बेटा है और उसका नाम नूह है। क्या वह एक साधारण रक्षक से अधिक बनने का लक्ष्य नहीं रख सकता? निकास के किनारे पर रुककर राइस ने लिली की ओर देखा और सबसे स्वाभाविक तरीके से कहा, भले ही उसकी रगों में मेरा खून है, उसमें तुम्हारा भी खून मिला हुआ है। एक वेश्या के बेटे को खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए अगर वह मुख्य परिवार के वंशज की रक्षा कर सके। और वह कमरे से बाहर चला गया।
और लिली को पानी भरी आंखों से नूह को गले लगाते हुए छोड़ दिया। उसने दरवाजे से बाहर निकलने के बाद अपने हाथों में लिए बच्चे को अपने पिता की ओर घूरते हुए नहीं देखा। ऐसा लगता है कि यह परिवार इतना सरल नहीं है, मुझे जितनी जल्दी हो सके इस दुनिया की भाषा सीखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। नूह को इस दुनिया में पुनर्जन्म हुए 5 महीने बीत चुके हैं। यह वसंत का मौसम था, या कम से कम उसने बाहरी वातावरण को जो देखा उससे तो ऐसा ही लग रहा था। जिस हवेली में वह रहता था वह उसके पिछले जीवन के ग्रामीण इलाके के विला जैसा दिखता था, फिर भी इसका आकार एक महल जैसा था और ज्यादातर लकड़ी से बना था, जिसकी परिधि पर चट्टानों से बनी दीवार थी। उस पल में वह अपनी नई मां की बाहों में था, जब वह हवेली में उससे बात करते हुए घूम रही थी, इधर उधर झांक रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि नूह उसकी अधिकांश बातें समझने में कामयाब रहा। इस दुनिया की भाषा इतनी कठिन नहीं है, इसलिए भी कि इसमें मेरी पिछली दुनिया की अंग्रेजी से काफी समानताएं हैं। खैर, ये लिली का भी शुक्रिया है जिसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और लगातार मुझसे बात करती रही। ये 5 महीने उसने ज्यादातर अपनी मां के आलिंगन में बलवन हवेली के आसपास घूमते हुए बिताए, जहां लिली ने उसे सबसे यादृच्छिक चीजें समझाईं। इसकी बदौलत उन्हें परिवार में अपनी स्थिति और हवेली की संरचना के बारे में सामान्य जानकारी थी। हवेली को 2 रिंगों में बांटा गया था, बाहरी और भीतरी। भीतरी घेरा 4 मंजिला इमारत से बना था और यह वह स्थान था जहां मुख्य परिवार रहता था। बाहरी रिंग में 2-2 मंजिला इमारतें और एक 3 मंजिला इमारत थी और उनमें क्रमशः गार्ड, नौकर और मेहमान रहते थे। इस समय वे अतिथि के भवन की पहली मंजिल पर थे, जो उनके लिए आरक्षित था क्योंकि उसमें मुख्य परिवार का खून था और चूंकि लिली राइस की प्रिय उपपत्नी थी। नूह के पिता राइस बलवान परिवार के पुराने पिता थॉमस के तीसरे और आखिरी बेटे थे। इस प्रकार भले ही उन्हें आंतरिक रिंग तक पहुंच नहीं मिली, फिर भी वे बाहरी रिंग में एक आरामदायक जीवन जी सकते थे। तुम्हें मजबूत बनना होगा छोटे प्रिय, अंदर के लोग तुम्हें एक कमीने के रूप में देखेंगे और तुम्हें गाली देने और धमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, खासकर पितृसत्ता के वैध पोते और पोतियां। ये सुनकर नूह का मन और भारी हो गया। मैंने बिना अर्थ के समझौतों से भरी दुनिया में एक जीवन जिया और अब जब मेरा पुनर्जन्म हुआ है तो मुझे अपनी सामाजिक स्थिति के कारण केवल मुख्य परिवार के उपयोग के लिए एक उपकरण बनने के लिए बदमाशी सहने के लिए कहा जाता है। ऐसा लगता है कि मैं अर्थहीन एक और जिंदगी जीऊंगा। लिली बात करती रही लेकिन नूह का दिमाग कहीं और था। वह इस जीवन के लिए सर्वोत्तम कदम उठाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो शायद मुझे बहुत फायदा होगा। आखिरकार बलवन परिवार काफी अमीर लगता है। मैं हवेली के बाहरी माहौल के बारे में पर्याप्त नहीं जानता, इसलिए मैं बाहरी दुनिया की संभावनाओं के बारे में निश्चित नहीं हो सकता। नूह पहले से ही परिवार से भागने पर विचार कर रहा था। उन्होंने इस नई मां के स्नेह और प्रयासों की सराहना की, लेकिन ये भावनाएं उस प्यार से बहुत दूर थी जो एक माता पिता के लिए होनी चाहिए थी। मेरा पहले से ही एक परिवार था और यह इतना अच्छा नहीं चल रहा था। इस बार मुझे यह समझने के लिए विभिन्न अनुभवों से नहीं गुजरना पड़ेगा कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूं, इसलिए मैं हमेशा उन चीजों को चुन सकता हूं जो मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। यदि कमीने होने के एकमात्र कारण से आंतरिक घेरे में जीवन बहुत कठिन है तो मुझे हवेली छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही मेरे पास पहले से 25 वर्षों का अनुभव और अधिक उन्नत दुनिया का ज्ञान है। मेरी संभावनाएं काफी होनी चाहिए। लोगों के पहनावे, इमारतों की संरचना और फर्नीचर की स्थिति से वह अनुमान लगा सकता था कि यह बिजली के बिना एक दुनिया थी, इसलिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी पिछली दुनिया की तुलना में बहुत पीछे थी। फिर भी यह एक नुकसान भी हो सकता है। मेरी आदतें औद्योगिक समाज की हैं और मेरे विचार 21वीं सदी के व्यक्ति के हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ के लोग कुछ विचारों पर कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मुझे सावधान रहना चाहिए। कभी अपने भविष्य के बारे में सोचता, कभी अपनी मां की बातें सुनता। दिन बीतता और रात करीब आ रही थी। अंधेरे आकाश पर तारे दिखाई देते देखने के लिए लिली बालकनी में चली गई। नूह ने इस अवसर का उपयोग हवेली के बाहर के वातावरण का अध्ययन करने के लिए किया। रक्षा दीवार के बाहर भेड़ें खेतों में चर रही थीं। एक बड़ी पत्थर की सड़क थी जो हवेली के मुख्य द्वार से शुरू होती थी और दूर तक फैली हुई थी। हरे खेतों को 2 हिस्सों में काटती थी। उसके दाहिनी ओर मक्के के एक खेत की खेती की जा रही थी और उसकी बाईं ओर थोड़ी दूरी पर एक जंगल दिखाई दे रहा था। यह एक सुंदर दृश्य था जिसे देखने का नूह को आदि नहीं था और अब यह उसकी नई दुनिया थी। फिर उसने अपनी दृष्टि आकाश की ओर की तो उसे सूर्यास्त के कारण बादलों की लालिमा के कारण अंधकार छाया हुआ दिखाई देने लगा। शुरुआत में यह दूरी पर एक छोटे बिंदु की तरह था। जैसे जैसे यह उनकी दिशा में जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अंधेरा रात होने के कारण नहीं बल्कि बादलों के बीच से लहराती हुई किसी चीज की छाया के कारण हुआ था। यह तेज था और यह करीब और करीब आता जा रहा था। किसी बिंदु पर शांतिपूर्ण ग्रामीण इलाकों में एक गगनभेदी दहाड़ गूंज उठी। यह आकाश में आकृति से आ रहा था। बादलों से एक काले पंखों वाला कबूतर तेजी से हवेली की दीवार के बाहर भीड़ों के झुंड की ओर आ रहा है। वह 7-8 मीटर लंबा था और उसके बड़े काले शल्क वाले पंख थे। वास्तव में शल्क उसके पूरे शरीर को ढके हुए थे। वह इतनी तेज गति से उड़ी कि नूह उसके बादलों से बाहर निकलने और उस इलाके के करीब पहुंचने के बीच के समय का अंतर नहीं बता सका जहां झुंड था। अचानक दीवार बैंगनी रंग से जगमगा उठी और उसकी सतह पर रूंज दिखाई देने लगे। इससे एक स्थिर लेकिन तेज आवाज निकली और दीवार का बैंगनी रंग झुंड की दिशा में ग्रामीण इलाकों की ओर फैल गया। जानवर अपने उतरते समय परेशान लग रहा था और उसने अपने पंख फैलाकर बीच हवा में रुकने की कोशिश की, लेकिन इसकी गति बहुत तेज थी और यह अनिवार्य रूप से जमीन पर गिर गया जहां बैंगनी प्रभामंडल जा रहा था, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया। जैसे ही बैंगनी प्रभामंडल ने ड्रैगन को छुआ, गड्ढे से धुआं उठने लगा और गोधूली बेला में एक और दहाड़ दर्द भरी सुनाई दी। अजगर फिर से जितनी तेजी से संभव हो सके आसमान की ओर उठा और हवेली को जहरीली निगाहों से घूरने लगा। उसके पेट से किसी खुले घाव की तरह धुआं निकलता रहा। जाहिर है बैंगनी प्रभामंडल ने ड्रैगन को घायल कर दिया था। घृणा से भरकर अजगर ने सांस ली और फिर हवेली की ओर लाल लपटों की एक जीभ उगल दी, जिसने बाहरी रिंग के पास आते आते एक भाले का रूप ले लिया। लिली आग के गोले को अपनी ओर आते देख डर के मारे जड़ हो गई थी, जबकि नूह जो कुछ भी देख रहा था उससे अभी भी इतना स्तब्ध था कि उसे यह भी नहीं पता था कि वह किस खतरे में है। इससे पहले कि आग की लपटें बाहरी दीवार तक पहुंच पाती, उनके बीच हवा में एक आकृति दिखाई दी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और कुछ बुदबुदाया, तभी आग की लपटें हवा की दीवार जैसी किसी चीज से टकराईं। आग की लपटों और ढाल के बीच घर्षण कुछ सेकंड तक चला। इससे पहले कि आग की लपटें बुझ गईं और तैरती हुई आकृति फिर से दिखाई देने लगी। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी सीधी कंघी की हुई लंबी सफेद दाढ़ी उसकी कमर तक पहुंचती थी और खुले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने बड़ी आस्तीन वाला एक चीनी किमोनो पहना हुआ था, फिर भी दाहिना किमोनो अब जल गया था, जिससे उसकी पतली लेकिन मजबूत भुजा दिखाई दे रही थी। उसने सीधे अजगर की आंखों में देखा और अजगर ने वैसा ही किया। यह गतिरोध लगभग 10 सेकंड तक चला।
इससे पहले कि ड्रैगन एक बार फिर दहाड़ता और तेज गति से आकाश के रास्ते जंगल की ओर जाने के लिए मुड़ जाता। बूढ़ा आदमी दीवार के ऊपर हवा में कुछ देर और रुका और उस दिशा को देखता रहा जहां अजगर गया था। पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद कि जानवर चला गया, उसने आह भरी और गायब हो गया। लिली अभी भी डर के मारे जमी हुई थी और उसने ध्यान नहीं दिया कि उसने नूह के कमजोर शरीर को बहुत कसकर पकड़ रखा था। यह दर्द ही था जिसने उसे वास्तविकता में लौटने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसने अपनी मां को नींद से जगाने के लिए एक हल्की सी कराह छोड़ी। लिली भी वास्तविकता में लौट आई, जिससे नूह पर पकड़ नरम हो गई और वह एक वृद्ध और गहरी आवाज से बाधित होने से पहले कुछ कहने ही वाली थी। तो यह मेरा नवीनतम पोता है, क्या मैं सही हूं? नूह अपने पिछले जीवन के दौरान आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था। जीवन आखिरकार अनुभव और वास्तविकता के बारे में था। धार्मिक या आध्यात्मिक विचारों के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन पुनर्जन्म के बाद उन्होंने इस विचार पर विचार करना शुरू कर दिया कि आंख या उन्नत मशीनरी जो देख सकती है, उससे कहीं अधिक कुछ है। जब वह बालकनी के किनारे खड़े होकर धीरे से उस बूढ़े व्यक्ति को देख रहा था, जो कहीं से भी प्रकट हुआ प्रतीत होता था, उसका दिमाग उलझन में पड़ गया। वहां एक अजगर आ रहा था और एक भेड़ के पीछे जा रहा था। तो इस दुनिया में ड्रैगन है। फिर दीवार पर रोशनी हुई और ड्रैगन को चोट पहुंची, है ना? तब अजगर क्रोधित हो गया और हम सभी को जलाना चाहता था, लेकिन इस बूढ़े आदमी ने, जो जाहिर तौर पर मेरे दादाजी हैं, उड़ते समय उसे एक हाथ से रोक दिया और फिर अजगर को घूरकर उड़ा दिया। पिछली घटनाओं का संक्षेप में सारांश निकालने के बाद उसके मन में केवल एक ही विचार आया, आखिर मैं कहां पहुंच गया? यह आदमी सचमुच उड़ सकता है और ड्रैगन से लड़ सकता है और वे चाहते हैं कि मैं उनकी रक्षा करूं। क्या उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? रुको, अगर वे चाहते हैं कि मैं उनकी रक्षा करूं, तो इसका मतलब है कि मुझे एक या दो चीजें सीखने में सक्षम होना चाहिए। थॉमस द्वारा बालकनी में प्रवेश करने और धीरे धीरे उनकी दिशा में चलने से उनकी विचारधारा बाधित हो गई। हाँ, प्रभु पितृसत्ता, यह नूह है, राइस का पुत्र और मेरा अपना पुत्र। अपना सिर नीचे करके लिली ने धीरे से नूह को थॉमस के सामने ला दिया ताकि वह बच्चे को बेहतर ढंग से देख सके। शायद लिली इस अवसर का उपयोग थॉमस के मन में अपने पोते के लिए प्यार की भावना जगाने के लिए करना चाहती थी ताकि वह भविष्य में उसकी रक्षा कर सके, या शायद वह बूढ़े पितामह को देखकर बुरी तरह डर गई थी कि वह इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। कांपते हाथों से अपने बेटे को बेनकाब किया। इस बीच नूह उस बूढ़े आदमी को कातर निगाहों से देख रहा था। उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि उसकी निगाहें उस जुनून और उत्सुकता को प्रदर्शित कर रही थीं। इस दुनिया में लोग उड़ सकते हैं और ड्रैगन से लड़ सकते हैं। बूढ़ा मान, देखो मैं कितना प्यारा हूं, मुझे उड़ना सिखाओ। परंतु उसके मुंह से केवल कुछ ही ध्वनियां निकली। वे शब्दों से मिलती जुलती थी, परंतु उनका कोई अर्थ नहीं था। इसलिए नूह ने थॉमस की ओर अपनी छोटी भुजाएं फैलाईं ताकि उनकी भावनाओं को समझा जा सके, और निकट आ रहे कुलपिता को देखकर उनके चेहरे पर खुशी का भाव आ गया। आप ड्रैगन से लड़ते हैं, लेकिन आप अभी भी अपने रिश्तेदारों से प्यार करते हैं, है ना? कहने की जरूरत नहीं है कि पूरी ड्रैगन घटना ने उन पर गहरी छाप छोड़ी। आखिरकार ड्रैगन उसकी दुनिया में केवल किंवदंतियां थे और उन्हें शक्तिशाली और अपराजय के रूप में दर्शाया गया था, जबकि उनकी ताकत कल्पनाओं तक थी। इस दुनिया में ड्रैगन से लड़ा जा सकता था और आप जीत सकते थे। ओह! बच्चे को खुशी से अपनी ओर बाहें फैलाते हुए देखकर थॉमस अपने गंभीर चेहरे पर गर्मजोशी की झलक दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। फिर उसने नूह को बगल से उठाया और हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। ओह, ऐसा लगता है कि उसे मुझ में काफी दिलचस्पी है। इस बच्चे में जरूर कुछ होशियारी है। हो सकता है कि वह सचमुच परिवार का एक अच्छा सलाहकार बन जाए। मैं समय समय पर उस पर नजर रखूंगा। ये सुनकर लिली बहुत खुश हुई और उसने सबसे सम्मानजनक धन्यवाद कहने की जल्दी की जो वह कह सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद लॉर्ड पैट्रियार्क, मुझे यकीन है कि आपकी एक नजर से ही जीवन भर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। ऐसा कहकर वह दोनों हाथों से प्रार्थना की मुद्रा बनाकर झुक गई। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो ऐसा कर सके। यहाँ राइस के बेटे को ले जाओ और उसे उसके कमरे में वापस ले आओ। आज की घटनाएं इतने छोटे बच्चे के देखने के लिए नहीं है। थॉमस ने नूह को वापस लिली को सौंप दिया और बालकनी से गायब हो गया। उसके जाने के बाद लिली अपना उत्साह नहीं रोक सकी और नूह को खुश करती रही। क्या तुमने सुना? वह तुम पर नजर रखेगा। बलवन परिवार के मुखिया मेरे बेटे पर नजर रखेंगे। हा, यह अद्भुत है। और उन्होंने कहा कि आप एक परामर्शदाता बन सकते हैं। यह भी अद्भुत है। इतना ही नहीं, मेरे बेटे की रक्षा एक शक्तिशाली कृषक द्वारा की जाएगी। वह जीवन भर युद्ध के मैदान से दूर भी रह सकता है। एक कमीने बेटे की मां के रूप में लिली को पता था कि मुख्य परिवार के अन्य वंशजों की तुलना में नूह की संभावनाएं सबसे उज्जवल नहीं थीं। इसलिए जब उसने पितृसत्ता से कुछ बीमा के बारे में सुना तो उसे अचानक राहत मिली। नूह को पहली मंजिल के मध्य में अपने सोने के क्वार्टर में वापस ले जाते हुए उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी गोद में बच्चा चुप था और उसकी आंखें अधिक से अधिक दृढ़ हो रही थीं। एक परामर्शदाता मेरी गांड, ऐसी शक्तियों वाले लोगों को सलाह देने का क्या मतलब है? किसी भी समस्या को वैसे ही नष्ट किया जा सकता है जैसे बूढ़े व्यक्ति ने लौ के भाले से किया था। यह सोचना कि ऐसी कोई शक्ति वास्तव में अस्तित्व में थी, मुझे इस पर अपना हाथ रखना होगा। हालांकि मुझे थोड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है। ऐसा लगता है कि बलवन परिवार के अंदर रक्त की शुद्धता को उच्च सम्मान में रखा जाता है, इसलिए कुछ प्रतिभा दिखाने से मुख्य परिवार के वंशजों का अवांछित ध्यान आकर्षित हो सकता है। फिर भी मुझे वास्तव में समझने के लिए कुछ जानकारी की आवश्यकता है कि क्या हो रहा है। उसने जितनी भी किताबें पढ़ी, उससे वह कल्पना कर सकता था कि उत्तराधिकार की लड़ाई या यहां तक कि उससे उच्च स्थिति वाले किसी व्यक्ति की ईर्ष्या का अंत खून में हो सकता है। मैं पहले ही एक बार मर चुका हूं और यह दुर्घटनावश हुआ था। मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी राजनीतिक योजना में फंसाया जाए और इसके बारे में शक्तिहीन होकर फिर से मृत हो जाऊं। उसके छोटे से शरीर में कभी न महसूस होने वाला दृढ़ संकल्प दौड़ गया, जबकि लिली उसे अपने पालने में रखने की तैयारी कर रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां सत्ता पुरुषों को उनके द्वारा बनाए गए समाज से नहीं दी जाती है। एक ऐसी शक्ति जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से आती प्रतीत होती है। एक ऐसी शक्ति जो केवल उन्हीं की होती है। लिली ने उसे किसान कहा, मुझे इसके बारे में कुछ पता लगाना चाहिए। मुझे जितनी जल्दी हो सके चलना और पढ़ना सीखना चाहिए ताकि मैं कुछ हद तक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकूं और साथ ही साहित्य क्षेत्र में कुछ प्रारंभिक प्रतिभा दिखा सकूं। यह मुझे उन पुस्तकों तक ले जा सकता है जो वर्णन करती हैं कि एक कृषक वास्तव में क्या है और एक कृषक कैसे बने। उस दिन से उसने अधिक से अधिक खाना शुरू कर दिया ताकि वह मजबूत हो सके और जिस दुबली काया के साथ वह पैदा हुआ था उससे छुटकारा पा सके। उसने सक्रिय रूप से चलने की कोशिश करना शुरू कर दिया, पहले पालने में और फिर जमीन पर। जब भी वह अपने पैरों पर खड़े होने के प्रयास से गिरता तो उसे नौकरानियों या अपनी मां की चिंता होने लगती। फिर भी इस तरह का दर्द कुछ भी नहीं था। सीने में गोली लगने से ज्यादा दर्द होता है। और इसलिए अपने जन्म के केवल 8 महीने बाद नूह जमीन पर सीधा खड़ा होकर अपना पहला कदम उठा रहा था। यह बहुत धीमा है, मुझे इसके लिए प्रशिक्षित होने की जरूरत है। अधिक स्वस्थ रहने और अपने शरीर के साथ अधिक आरामदायक रहने के लिए मुझे समय समय पर दौड़ना शुरू कर देना चाहिए।
हालांकि वह इस बात से निराश था कि वह कितनी धीमी गति से बड़ा हो रहा था। लिली और नौकरानियां स्तब्ध थीं। यह बच्चा 3 महीने से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और अब उसने ऐसा कर दिखाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बार जब वह गिरता तो रोता नहीं बल्कि फिर से खड़ा होने की कोशिश करता। अगर हम उसे हर बार नहीं रोकते तो वह बड़ा हो सकता था। अब तक चोट बातचीत करने वाली नौकरानियों को लिली ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि 8 महीने की उम्र में अपने बच्चे को चलते हुए देखकर उसमें गर्व की भावना आ गई। यह अवश्य ही पितृसत्ता का आशीर्वाद होगा। मुझे पता था कि उस दिन से कुछ अच्छा अवश्य होगा। सौभाग्य से या नहीं, नूह की उपलब्धि अलौकिक चरित्र थॉमस बलवान पर टिकी हुई थी। हालांकि अतिथि भवन की पहली मंजिल पर आश्चर्य अभी खत्म नहीं हुआ था। अच्छे संतुलन के प्रति आश्वस्त होने के बाद नूह ने अपनी मां की ओर धीमे और सावधान कदम उठाए। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से और बगल की दीवार से मिले थोड़े से सहारे के साथ वह अपनी मुस्कुराती हुई मां के सामने पहुंचा। छोटी मां के पास आओ, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। मां खुश है। ये कहते हुए वह जमीन पर आधे घुटनों के बल बैठ गई और बाहें फैलाकर नूह के गले लगने का इंतजार करने लगी। नूह ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, फिर हाथ फैलाकर उसकी ओर बढ़ा और गले लगाने से पहले आखिरी क्षण में चिल्लाया, मां। और फिर वह अपनी मां के आलिंगन में गिर गया, जबकि लिली और नौकरानियां विस्फारित आंखों से उसे देख रही थीं। यह मुझे प्रारंभिक शिक्षा दिलाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। समय बीतता गया और बलवान परिवार में एक बौद्धिक प्रतिभा के बारे में अफवाहें फैल गईं। मैंने सुना है कि वह अपने जन्म के 1.5 साल बाद ही धाराप्रवाह बात करने में सक्षम हो गया था। मैंने सुना है कि उस बच्चे ने खड़ा होना सीखने के 3 महीने बाद ही हर सुबह नाश्ते से पहले दौड़ना शुरू कर दिया था। आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से उस बच्चे को अतिथि भवन की लाइब्रेरी में अलमारियों से किताबें निकालने की कोशिश करते हुए अकेले जाते देखा था। मेरा विश्वास करें, मैं उस समय वहां सफाई सेवा कर रहा था और मैंने उसे देखते हुए पाया किताब के प्रतीकों पर ऐसा लगा जैसे वह पढ़ सकता हो, और उस समय वह केवल 2 वर्ष का था। यह असंभव है। उसकी मां ने उसके लिए एक शिक्षक बनवाने का अनुरोध किया था, जिसे 2.5 साल पहले मंजूरी मिल गई थी। क्या आप कह रहे हैं कि वह शिक्षक मिलने से पहले ही पढ़ना जानता था? मैं केवल वही बता रहा हूं जो मैंने देखा। मुझे यकीन नहीं है कि वह पढ़ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह पढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस तरह की अफवाहें अतिथि भवन में हर जगह थीं, नौकर से नौकर तक फैल रही थीं। हर कोई इंतजार कर रहा था कि हरामी बेटा अपनी विकास गति में अगला रिकॉर्ड तोड़ेगा। इस दुनिया में उनके जन्म के 5 साल बीत चुके थे और वह खुद को बेहतर बनाने और परिवार में मजबूत पकड़ बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। अपने अभी भी कमजोर शरीर को कम कमजोर बनाने के लिए वह हर दिन दौड़ता रहा और कुछ हल्की कसरत भी करता रहा। इससे उन्हें पतला लेकिन गुलाबी शरीर मिला और उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। फिर भी भले ही वह औसत बच्चे से अधिक मजबूत था, फिर भी वह सिर्फ एक बच्चा था। वह प्रतिदिन केवल आधा घंटा प्रशिक्षण लेते थे, क्योंकि यही उनके युवा शरीर की सीमा थी। शेष दिन चावल और मांस से बने बड़े भोजन खाने, सोने या पढ़ने में व्यतीत होता था। 2.5 साल पहले आखिरकार उसे अपना शिक्षक मिल गया, ताकि वह रात में बाहर निकलकर उन अजीब प्रतीकों को समझने की कोशिश करना बंद कर सके जिन्हें वे लिखना कहते हैं। उनके शिक्षक का नाम ली नेरेग्नेस था। वह उन विद्वानों में से एक थे जिन्हें मुख्य परिवार ने अपने वंशजों को निर्देश देने के लिए नियुक्त किया था, और परिवार में उनका स्थान एक अतिथि के लिए काफी ऊंचा था। नूह के पिता राइस व्यक्तिगत रूप से उसके साथ बाहरी रिंग तक गए। यह अंतर्निहित था कि निर्देश प्रक्रिया को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, न कि एक खेल के रूप में। जाहिरा तौर पर रईस की नजर में विद्वान का पद उससे ऊंचे दर्जे का था, क्योंकि वह पहली बार था जब नूह ने अपने जन्म के बाद अपने पिता को देखा था। ली नेरेग्नेस 60 साल के आसपास के व्यक्ति थे। उनके भूरे बाल पोनीटेल में बंधे थे और छोटी काली दाढ़ी स्पष्ट रूप से उभरी हुई थी। उनका चेहरा उदासीन था, जैसे कि कुछ भी उनकी रुचि का नहीं था, और वे चीजों को धीमे लेकिन संक्षिप्त तरीके से समझाते थे। फिर भी इस ऊंचे चरित्र को भी नूह के प्रति अपना स्वभाव बदलना पड़ा जब उसे पता चला कि उसने 6 महीने से भी कम समय में पढ़ाना सीख लिया है। उसके बाद वह विद्वान द्वारा दी गई प्रत्येक पुस्तक को कम से कम समय में समाप्त कर देता था, और उसके पास भूतल पर पुस्तकालय से अपनी रुचि की किताबें किराए पर लेने का भी समय होता था। नौकर उसे किताबें चुनने के इतने आदी हो गए थे कि वे उसे किताबें वापस लाने की याद भी नहीं दिलाते थे। 5 साल की उम्र में नूह को हवेली के पास की स्थलाकृति बलवन परिवार की सामाजिक स्थिति की सामान्य समझ हो गई, और आखिरकार उसे खेती करने वालों के बारे में कुछ पता चला। बलवन हवेली सदाबहार वन के पास ग्रामीण इलाके में स्थित थी, जिसका नाम उस प्रकार के पेड़ों के कारण रखा गया था जिनसे जंगल बना था। मुख्य द्वार की बड़ी पत्थर वाली सड़क और भी बड़ी सड़क में बहती थी, जो निकटतम बड़े शहर मॉस्ग्रोव तक जाती थी, जिस पर शोस्ती परिवार का शासन था। बलवन परिवार शोस्ती परिवार का अधीनस्थ था, और उसे ग्रामीण इलाकों के इस हिस्से पर अपना शासन बनाए रखने के लिए सोने या सामान की वार्षिक श्रद्धांजलि देनी पड़ती थी। वे बलवन हवेली के आसपास के 50 वर्ग किलोमीटर के जमींदार थे, और उन्हें इस क्षेत्र के गांवों से वार्षिक कर वसूलना था और उन्हें डाकुओं या जादुई जानवरों के हमले से बचाना था। जादुई जानवर उस दुनिया में जानवरों की ऐसी प्रजातियां थीं जिनके पास दुनिया से ऊर्जा को अवशोषित करने और अपनी प्राकृतिक क्षमताओं को सशक्त बनाने के लिए इसका उपयोग करने का जन्मजात गुण था। वर्षों पहले ड्रैगन द्वारा इस्तेमाल की गई लपटों का भाला दुनिया की ऊर्जा का एक प्रकार का उपयोग था, जिसने इसकी पहले से ही शक्तिशाली लपटों को सशक्त बनाया, जिससे उन्हें हमले और विनाशकारिता की अधिक सीमा मिल गई। आखिरकार लगभग 1 साल पहले नूह को खेती के बारे में एक किताब मिली। यह एक पुरानी और भारी किताब थी, जो एक कृषक द्वारा लिखी गई थी, जो खेती की धारणा को आम लोगों तक फैलाना चाहता था और जो बाद में साहित्य का एक क्लासिक बन गई। समय बीतने के साथ कृषक का नाम लुप्त हो गया, लेकिन पुस्तक का नाम अभी भी संस्कृति के सभी लोगों के लिए यिन यांग प्रणाली के रूप में जाना जाता है। उस पुस्तक के अनुसार प्रकृति की ऊर्जा को स्वर्ग और पृथ्वी की सांस कहा जाता है, और खेती करने वाले और जादुई जानवर अपने शरीर को सशक्त बनाने, अपने जीवन को बढ़ाने और जादुई तकनीकों का उपयोग करने के लिए इसे अवशोषित और संग्रहित करते हैं। सांस का उपयोग शरीर और मार्शल तकनीकों को सशक्त बनाने के साधन के रूप में किया जा सकता है, या मौलिक हमलों को जारी करने के लिए किसी की अपनी मानसिक ऊर्जा से जोड़ा जा सकता है। 7 मौलिक प्रकार प्रकाश, अंधकार, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और गरज हैं, और इनमें से किसी एक के प्रति किसी की योग्यता जन्म के समय तय होती है। आमतौर पर हर किसी में एक तत्व के प्रति योग्यता होती है, फिर भी मानसिक ऊर्जा में अंतर उस तत्व में हेरफेर करने की उसकी क्षमता को निर्धारित करता है। नूह वर्तमान में अतिथि भवन की पहली मंजिल पर एक कमरे में ली नेरेग्नेस के साथ दर्शनशास्त्र का पाठ पढ़ रहा था, लेकिन उसका दिमाग लगातार यिन यांग प्रणाली में वर्णित विषयों पर भटक रहा था। जादुई जानवरों में सांस को हेरफेर करने और अवशोषित करने की एक जन्मजात क्षमता होती है, और वे अपने जीवन के दौरान स्वाभाविक रूप से इसका उपयोग करना सीखेंगे। यह कहा जा सकता है कि इस पहलू के अनुसार उनकी रक्तरेखा काफी फायदेमंद है। फिर भी स्वर्ग और पृथ्वी निष्पक्ष हैं, इसलिए उनमें से अधिकांश में अपने उपहारों का बेहतर उपयोग करने की बुद्धि का अभाव है। दूसरी ओर मनुष्य चट्टानों से एक भाला और एक पेड़ से धनुष और तीर बना सकते हैं।
लेकिन उन्हें सांस को अवशोषित करने और उपयोग करने के लिए तकनीकों की आवश्यकता होती है और यहाँ तक कि किसी तत्व के प्रति उनकी योग्यता को समझने के लिए विशेष उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस पुस्तक को कृषकों द्वारा नष्ट नहीं किया गया और यह अब तक जीवित रहने में कामयाब रही। भले ही आप उन शक्तियों के पीछे के सामान्य सिद्धांत को जानते हो, आप उचित तकनीकों के बिना बहुत कुछ नहीं कर सकते। यह पुस्तक जो सबसे अच्छा कार्य कर सकती है वह सामान्य लोगों को अलौकिकता की बेहतर समझ प्रदान करना है। वह कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी निष्पक्ष है, फिर भी यदि आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो आप केवल तकनीक प्राप्त करने के बारे में सपना देख सकते हैं। मेरे लिए भी, जो कृषकों वाले परिवार में पैदा हुआ है, यह कहना मुश्किल है कि क्या मैं कभी इन जादुई तकनीकों पर नजर डाल पाऊंगा। मेरी गांड साफ करो। भले ही ली अपने प्रदर्शन में तल्लीन था, उसने नोटिस करना शुरू कर दिया कि जब भी वह उसकी ओर देखता था तो नूह जवाब में सिर्फ सिर हिला देता था, जबकि उसकी आंखें उसके सामने किताब के उसी बिंदु पर एकटक घूर रही थीं। घंटा। थोड़ा क्रोधित होकर ली ने अपनी पीठ के पीछे से एक लकड़ी की छड़ी ली और नूह के बाएं हाथ पर भरोसा किया। स्नैप। एक तमाचे की आवाज गूंजी और नूह ने उस स्थान को पकड़ते हुए अपने शिक्षक को घूरने के लिए अपना सिर उठाया जहां छड़ी अभी लगी थी। क्या आप अभी भी उस खेती के बारे में बकवास सोच रहे हैं? मेरे पास आपको बताने के लिए कितना समय है? अपना समय बर्बाद मत करो। आप सिर्फ एक मध्यम आकार के कुलीन परिवार के कमीने हैं। भले ही बलवन परिवार के पास कुछ तकनीकें हों, वे हैं आपके लिए नहीं है। इसके अलावा साहित्य मनुष्यों का वास्तविक प्रतिनिधित्व है, खेती केवल मारने और मारे जाने के बारे में है, इसमें कुछ भी महान नहीं है। ली ने उसे डांटा। जाहिर तौर पर यह पहली बार नहीं था जब नूह का दिमाग भटक गया था। दरअसल जब से उन्होंने यिन यांग प्रणाली समाप्त की, तब से उनकी साहित्य की शिक्षा में रुचि पूरी तरह से खत्म हो गई। आखिरकार वह साधना की दुनिया के बारे में और अधिक जानने के अपने उद्देश्य तक पहुंच गया, इसलिए ये पाठ केवल एक उबोदायित्व बनकर रह गए। लेकिन गुरु, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को भी सबसे कमजोर जादुई जानवर के सामने अपना सिर झुकाना पड़ता है। यदि आपके पास अपनी रक्षा करने की शक्ति नहीं है तो आपका सारा ज्ञान बेकार है। स्नैप। छड़ी का एक और प्रहार नूह की दाहिनी बांह पर लगा। शिक्षक ली की बेबसी को देखते हुए नूह बस उसकी बांह को गले लगा लेता था और थोड़ा सा गुर्राता था, जबकि उसकी आंखों में कभी भी डर का कोई निशान नहीं दिखता था। इस बच्चे में क्या खराबी है? मैंने पितृपुरुष के पहले बेटे को निर्देश दिया था और अब जब वह 25 वर्ष का हो गया है तब भी वह मेरी छड़ी से डरता है। हालांकि यह बच्चा, ये 5 साल के बच्चे को पालने में असमर्थ ली नेरेग्नेस के विचार थे। कोई बात नहीं, बस आराम करने जाओ और हमेशा की तरह पूरी रात लाइब्रेरी में मत घूमो। मैं तुम्हें 2 दिनों में फिर से देखूंगा और बेहतर होगा कि तुम उस खेती के कचरे के बारे में भूल जाओ। उसने अपनी कनपटी पर मालिश करते हुए नूह की ओर निकास द्वार की ओर इशारा करते हुए कहा। उसके शब्दों पर नूह उठा, अपनी किताबें उठाई, सिर झुकाया और फिर कमरे से बाहर चला गया। नूह की जिंदगी चलती रही। उसके काले लंबे बाल बढ़ते रहे, इसलिए उसकी मां अक्सर उसके लिए उनमें कंघी करती थी। लिली मेहमानों की इमारत की पहली मंजिल का प्रबंधन करती रही। कभी कभी देर रात में राय से मिलती थी। वह अक्सर नूह की खेती और मार्शल आर्ट में रुचि के बारे में बताते हुए उससे अपने बेटे के लिए और अधिक करने का आग्रह करती थी, लेकिन मुख्य परिवार के नियमों के पीछे छिपकर राइस हमेशा मना कर देता था। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, लिली। नियम तय है। उसकी स्थिति उसे केवल निम्न स्तरीय तकनीकों तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति देती है और इसकी अनुमति केवल तभी होती है जब वह परिवार रक्षक में कुछ योग्यता दिखाता है और कुछ मिशन पूरा करता है। आप उसे वहां भेज सकते हैं और देख सकते हैं कि यह कैसे होता है। ये बातें सुनकर लिली का चेहरा काला पड़ गया। सच्चाई तो ये थी कि नूह अब अपना समय लाइब्रेरी में नहीं बिता रहा था क्योंकि वह 8 साल का हो गया था। वह कुछ युद्ध युक्तियों के बदले में गार्ड बिल्डिंग में जाकर काम करना पसंद करता था। सबसे अधिक विनती भरी आवाज में लिली ने रईस से पूछा, हमारा बेटा होशियार है। उसने पहले ही समझ लिया है कि उसे पुस्तकालय में खेती के बारे में कुछ भी प्रासंगिक नहीं मिल सकता है और उसने कुछ मूल्यवान प्राप्त करने की उम्मीद में अपना ध्यान गार्डों पर केंद्रित कर दिया। वह अभी केवल 10 वर्ष का है। आधिकारिक तौर पर शामिल होने के लिए उसे 13 वर्ष का होना चाहिए गार्ड, लेकिन वह 2 साल से केवल बेहतर शुरुआत पाने के लिए उनके लिए काम कर रहा है। क्या आप उसे अपने अन्य 2 बेटों के साथ कुछ नहीं दे सकते? स्मैक। एक तमाचा लिली के बाएं गाल पर लगा। वह हल्के से चिल्लाई और फिर उसने अपना सिर नीचे झुकाकर खुद को आधा घुटनों के बल बैठा लिया और उसके मुंह में धातु जैसा स्वाद आ गया। अपनी स्थिति याद रखें कि वह मैं ही थी जिसने आपको उस कमीने को जन्म देने की अनुमति दी थी और यह केवल इसलिए कि आप मेरी मृत पत्नी के लिए मेरे द्वारा महसूस किए गए दुख को कम कर सकें। रिबेका ने मुझे जो बेटा और बेटी दी है उसकी तुलना करने की हिम्मत मत कीजिए। अब एक नीच वेश्या का बेटा, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं ही तुम दोनों को जीवित रहने की इजाजत दे रहा हूं। थोड़ा कांपते हुए लिली ने उत्तर दिया, मुझे क्षमा करें महाराज। और फिर वह पूरी तरह घुटनों के बल बैठ गई और उसका सिर जमीन पर लग गया। टीस्क, बेहतर होगा कि तुम खड़े हो जाओ और मुझे गुस्सा दिलाने की भरपाई करो। उसी समय गार्ड बिल्डिंग में लगभग 10-11 साल का एक बच्चा धूप में पसीना बहा रहे गार्डों के एक समूह के लिए 2 बड़ी बाल्टी पानी लेकर जा रहा था। निसंदेह यह बच्चा नूह था जो गार्डों के लिए काम कर रहा था। चूंकि उन्हें यह समझ में आ गया था कि किताबें पढ़कर वे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने खेती की तकनीकें सीखने के अन्य तरीकों की खोज शुरू कर दी। भीतरी इमारत में सेंध लगाने और किताबें चुराने के अलावा जो असंभव था, उसके पास एकमात्र विकल्प परिवार के रक्षकों में प्रवेश करना और आंतरिक घेरे तक पहुंच पाने के लिए पर्याप्त योग्यता प्राप्त करना था। उसके शिक्षक ने उसे छोड़ने और आंतरिक घेरे में वापस जाने से पहले आधे दिन तक उसे डांटा, जबकि उसकी मां ने केवल उसे गले लगाया और कहा, ध्यान से। हालांकि नूह लिली की आंखों में निराशा की झलक देख सकता था, लेकिन वह अपने निर्णय का पालन करने से खुद को नहीं रोक सका। वह अब हार नहीं मानना चाहता था और एक और बेकार और अनाकर्षक जीवन जीना चाहता था क्योंकि उसे एक सामान्य आदमी से अधिक बनने की आशा दिख रही थी। फिर भी वह मुझसे सचमुच प्यार करती है। इतने समय के बाद भी वह मेरे उस पिता को देखती रहती है। यह शायद मेरी खातिर ही है कि वह उसके चरित्र को सहती है। हाल ही में जब भी वह अपने क्वार्टर में वापस जाता था तो उसे अपनी मां के शरीर पर कुछ नए घाव मिलते थे और फिर भी जब भी लिली उसकी ओर देखती थी तो वह कभी भी मुस्कुराए बिना नहीं देखता था। मुझे लगता है कि मुझे इस जीवन में थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उसकी देखभाल करने की पूरी कोशिश नहीं करूंगा तो मैं खुशी से रह सकूंगा। इस विचारधारा के बाद उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अफसोस की बात है कि एक गार्ड ने उसे चिल्लाते हुए रोका, अरे रंडी, क्या तुम हमारा पानी ले जाते समय भी बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रही हो? वह वास्तविकता में वापस आ गया और बाल्टियां देने के लिए स्वयं गार्डों के समूह के पास चला गया। मुझे खेद है माननीय महोदय, मुझे आशा है कि आपका प्रशिक्षण अच्छा रहा होगा। हो सकता है कि आप अपने मन को इस बात से शांत करना चाहते हो कि आपका वर्कआउट कितना कठिन है, किन स्थितियों को बनाए रखना कठिन है, कैसे करें। अपना मुंह बंद करो। जिस आखिरी आदमी को तुमने घोटाला किया था उसे कैप्टन ने 3 महीने के लिए शौचालय साफ करने के लिए भेजा था।
कोई भी तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। फिर भी अगर तुम सामान्य तरीके से हमारी मदद करना पसंद करते हो तो मैं शर्त लगाता हूं कि एक से अधिक उम्मीदवार होंगे। गार्ड ने नूह के सामने आने से पहले ही उसे रोक दिया। हालांकि वह सही था। पिछले 2 वर्षों में नूह कुछ अकेले और थके हुए गार्ड के सामने बेगुनाही का दिखावा करके कुछ तकनीकें हासिल करने में कामयाब रहा। वह आमतौर पर उन लोगों को चुनता था जो बहिष्कृत या धमकाए गए लगते थे, ताकि वह एक कमीने के रूप में अपनी स्थिति के साथ किसी प्रकार का संबंध शुरू कर सके और फिर वह उनसे प्रभावित होने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए अपने रूप और तकनीक दिखाने के लिए कहेगा। हालांकि पिछले वर्ष में गार्ड बिल्डिंग के उच्च अधिकारियों ने उसके असली इरादों को नोटिस करना शुरू कर दिया और महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करने वाले गार्ड को दंडित करने का फैसला किया। उन्होंने उसे सजा देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह अभी भी एक छोटा बच्चा था और कमीने होने के बावजूद उसकी रगों में मुख्य परिवार का खून था। जहां तक मदद करने के सामान्य तरीके की बात है, इसमें मूल रूप से लड़ाकू प्रशिक्षण के रूप में गार्डों ने नूह को तब तक 2-4 बार मारा जब तक वह जमीन पर नहीं था। यह कहा जाना चाहिए कि युद्ध प्रशिक्षण अभी भी नूह का विचार था, क्योंकि वह किसी और गार्ड को धोखा देने का प्रबंधन नहीं कर सका। आखिरकार अपने पिछले जीवन में उसे मूल रूप से लड़ने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसे इसकी भरपाई करनी पड़ी। मुझे लगता है कि कोई और विकल्प नहीं है, चलो एक चक्कर लगाते हैं, मजा आएगा। नूह का जवाब सुनकर गार्डों का समूह खुश हो गया और ये तय करने के लिए कुछ हाथ का खेल खेलना शुरू कर दिया कि उस बेशर्म बच्चे को सबक सिखाने वाला भाग्यशाली कौन होगा। इस बीच नूह आदत से बाहर छोटी कृपाण लेने के लिए प्रशिक्षण तलवार भंडार में गया। गार्डों को प्रशिक्षण के लिए एक विशाल और निजी स्थान देने के लिए गार्ड भवन के केंद्र में एक बड़ा प्रांगण था। नूह केवल अपनी शुरुआती नकली मासूमियत और उनके काम करने में परिश्रम के कारण ही इसमें शामिल होने में कामयाब रहा। जमा यार्ड के किनारे पर था, इसलिए कुछ मिनटों के बाद वह स्टील ब्लंट शॉट कृपाण के साथ गार्ड के समूह में वापस आया। तब तक गार्ड इस बात के आदी हो चुके थे कि यह बच्चा अपने बाएं हाथ से काफी निपुणता के साथ कृपाण चलाने में सक्षम है। हा, बच्चे, आज मेरी बारी है। मैं अभी भी पिछली बार के बारे में पागल हूं। अपने समूह से कुछ दूरी पर खड़ा गार्ड 1.80 मीटर लंबा था और उसकी मांसपेशियां भारी थीं। वह गंजा था और उसकी लंबी घुंघराले दाढ़ी, बालों वाली छाती और उभरी हुई मांसपेशियां थीं। उनकी शटलेस स्थिति से आप उन्हें आदर्श सैनिक के आदर्श के रूप में वर्णित कर सकते हैं। ओह चलो मिकी, यह सिर्फ एक तलवार का रूप था और उतना अच्छा भी नहीं किया गया था। यह सुनकर मिकी के मन में गुस्सा जाग उठा और वह नूह के करीब जाने लगा। हथियार का उपयोग करना उचित नहीं होगा, क्योंकि आप अभी भी बच्चे हैं, इसलिए मैं खुद को इन आम गार्ड तक सीमित रखूंगा। मुझे पता है कि आप आइस फायर रिवॉल्विंग तकनीक का प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसलिए मुझसे यह उम्मीद न करें कि मैं आपके साथ आसानी से पेश आऊंगा। मिकी अपने सिर और छाती को ढकने के लिए अपनी बाहों का उपयोग करते हुए नूह की ओर तेजी से दौड़ा। नूह उस स्थिति में चला गया जो उसने तलवार की शैली से सीखी थी और सही अवसर का इंतजार किया। अपना वजन अपने सामने के पैर पर स्थानांतरित कर दिया, किसी भी समय तेजी से दौड़ने के लिए तैयार हो गया। जब गार्ड उससे 1.5 मीटर दूर था तो नूह ने गार्ड के आरोपों से बचने और उसकी दृष्टि से छिपने के लिए खुद को तेजी से नीचे कर लिया। आखिरकार वह मूल रूप से आधी ऊंचाई का था। जब वह दौड़ रहा था तो उसने अपनी कृपाण से गार्ड के दाहिने पैर पर तिरछा वार कर दिया। बजना। धातु के विरुद्ध धातु की ध्वनि ऐसी लग रही थी जैसे कृपाण के प्रक्षेप पथ में एक आम गार्ड दिखाई दे रहा हो। गार्ड को उसकी हरकत का अंदाजा हो गया था। आगे इंतजार किए बिना गार्ड ने खुद को नूह की ओर धकेल दिया और अपने पहले से ही नीचे झुके कंधे से उसे मारने का लक्ष्य रखा। उम्मीदों के विपरीत नूह ने चकमा नहीं दिया, बल्कि अजीब तरीके से कृपाण पकड़कर अपनी बाईं कलाई को मोड़ लिया। कृपाण एक सेकंड के लिए गायब हो गया और मिकी की गर्दन पर फिर से प्रकट हो गया और उसे कुछ भी पता नहीं चला। आखिरकार मैंने वास्तविक मुकाबले में ये कर दिखाया, मुझे लगता है कि अब हारने का समय आ गया है। ये सोचते हुए नूह ने कृपाण छोड़ दी और हटे कट्टे आदमी को उसकी छाती पर वार करने दिया। जमीन पर उतरने से पहले वह 2 मीटर तक उड़ गया। फिर वह घुटनों के बल बैठ गया और उसकी खांसी में थोड़ा सा खून आ गया। आप भाग्यशाली हैं कि मैंने आप पर आसानी से काबू पा लिया। अगर मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी होती तो आप कम से कम 6 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रहती। उसके बाद मिकी 10 साल के बच्चे पर विजय पाकर खुश हो गई। तुम बहुत ताकतवर हो मिकी, अब मुझे घर जाकर आराम करना चाहिए। तुम्हारी ताकतवर ताकत को पचाना मुश्किल है, नूह ने उठते हुए कहा और तेजी से अपनी इमारत की ओर चला गया। जब वह बाहर निकल रहा था तो उसने गार्डों के समूह को गुस्से में चिल्लाते हुए हंसते हुए सुना, जो उसके नाम से मिलता जुलता था। गार्ड भवन के एक कमरे में 2 आकृतियां खिड़की के पार आंगन को घूर रही थी, जहां गार्डों का समूह एक गंजे का मजाक उड़ा रहा था। तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? एक आकृति ने दूसरे से पूछा। उसने स्पष्ट रूप से राउंड जीत लिया, लेकिन फिर भी अपनी हार का नाटक किया। वह परिवार में अपनी स्थिति के प्रति सचेत है, इसलिए वह जितना संभव हो सके कम रहने की कोशिश करता है। फिर भी वह सत्ता की अपनी खोज को नहीं छोड़ सकता। वह निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली है। अफवाहें झूठी नहीं थी। मैंने नहीं सोचा था कि वह 2 साल से कम समय में सांप कलाई तकनीक सीख लेगा। इसके बजाय, कप्तान, आपकी उसके बारे में क्या राय है? खिड़की पर मौजूद दूसरे आदमी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर मिकी ने हथियार और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया होता तो उस बच्चे को कोई मौका नहीं मिलता। फिर भी उसने अपने फायदे के लिए अपनी उम्र और उपस्थिति का इस्तेमाल किया। इन वर्षों में उसने जो कुछ चीजें सीखी, उनके लिए प्रशिक्षण के रूप में हमारे लोगों का इस्तेमाल किया। वह गणनात्मक है, जोड़ तोड़ करने वाला, दर्द से निडर और महान दृढ़ संकल्प वाला। 10 साल पहले ड्रैगन के साथ हुई उस घटना ने उसके दिमाग को काफी हद तक विचलित कर दिया होगा। यह सोचकर कि एक बच्चा सत्ता के लालच में इतना निर्दयी हो सकता है, मुझे थोड़ा डर लगता है। कमरे में सन्नाटा छा गया और दोनों आदमी आंगन में गार्डों को घूरते रहे। आखिरकार वह समूह मिकी का मजाक उड़ाकर ऊब गया और दिन खत्म करने के लिए शराब के एक दौर पर सहमत हो गया। तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए, कप्तान? अगर उस आदमी को इस तरह खुला छोड़ दिया गया तो बस कुछ ही समय की बात है जब कुछ बड़ी मुसीबत घटित होगी। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह तकनीकों के लिए अपना शोध बंद नहीं करेगा। मुझे नहीं पता कि वह कितनी दूर तक जाने को तैयार है। तो हमें क्या करना चाहिए, कप्तान? दूसरे आदमी ने दोहराया। इतने वर्षों तक एक साथ काम करने के बाद उन्हें इस बात की मौन समझ थी कि उनकी बातचीत कैसी चल रही थी। कैप्टन को आंखें बंद करके सोचते हुए देखकर वह चुप होकर उनके आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। कप्तान ने अपनी आंखें खोली और हल्की सांस लेकर कहा, हम उसे प्रशिक्षित करते हैं। इस बीच नूह अपने क्वार्टर में लौट आया और उसे पता चला कि उसकी मां अभी भी अपने कमरे में बंद है। यदि आप ध्यान से सुने तो हल्की हल्की कराहें सुनी जा सकती हैं। उसने दिन भर के कामों की धूल धोने के लिए स्नान करना चुना। फिर उसने भरपूर भोजन किया और सो गया। आधी रात के आसपास एक नौकर पानी का कटोरा लेकर उन्हें जगाने के लिए उनके कमरे में आया। नौकर को विदा करने के बाद उसने अपना चेहरा धोया और खुद को फर्श पर पालती मारकर बैठ गया और अजीब लेकिन लयबद्ध तरीके से सांस लेने लगा।
ये देखकर कि प्रक्रिया कितनी सुचारू रूप से चली, आप देख सकते हैं कि नूह इस प्रक्रिया का कैसे आदी हो गया था। उसके शरीर की मांसपेशियां समय समय पर उभरती रहती थी और थोड़ी मात्रा में वृद्धि के साथ सामान्य आकार में वापस आ जाती थी। लगभग 1 घंटे के बाद वह अपने शरीर पर पसीने के निशान के साथ ध्यान से उठे। आइस फायर रिवॉल्विंग तकनीक एक कल्टीवेटर के मानक से बहुत दूर, दोपहर के दौरान यांग ऊर्जा और आधी रात के दौरान इन ऊर्जा को जबरन अवशोषित करके शरीर को मजबूत करने का एक तरीका है। साथ ही मेरा शरीर अब ऊर्जा से संतृप्त है, इसलिए मेरी सीमा एक 14-15 साल के लड़के की ताकत है, जब तक कि मेरा शरीर बड़ा नहीं हो जाता और मुझे अधिक ऊर्जा अवशोषित करने की अनुमति नहीं देता। फिर वह उठा और अपने बिस्तर के नीचे से एक छोटी धातु की कृपाण उठाई। उसकी कलाई झटकते हुए कृपाण गायब हो गया और एक अलग कोण से दूसरी स्थिति में दिखाई दिया। कुछ देर तक अपने दोनों हाथों से यह अभ्यास करने के बाद उसने कृपाण को वापस अपने बिस्तर के नीचे रख दिया। फिर वह उस पर लेट गया और गहरे सोच में पड़ गया। सांप कलाई तकनीक आपके दुश्मनों को आश्चर्यचकित करने और उन्हें एक ही झटके में खत्म करने की एक चाल मात्र है। यह वास्तव में युद्ध तकनीक कहलाने लायक नहीं है। इसका उपयोग मेरे द्वारा अपनी कलाइयों में पकड़ी जा सकने वाली सांस की मात्रा तक भी सीमित है। अन्य रूप जो मैंने गार्डों से सीखे हुए या तो एक सेट का हिस्सा है या उन हथियारों के बारे में है जिन्हें मैं अभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं? गार्ड अब तक मुझसे सावधान हैं और वे किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं देंगे। क्या मुझे वास्तव में फैमिली गार्ड के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन करने से पहले 3 साल तक इंतजार करना होगा? यह बहुत धीमी गति से है, खासकर इसलिए क्योंकि मैं इन वर्षों में मूल्यवान प्रगति नहीं कर सका। उसके विचारों का प्रवाह कुछ समय तक चलता रहा क्योंकि उसने और अधिक अवैध तरीकों पर विचार करना शुरू कर दिया। मैं गार्डों से कुछ किताबें चुरा सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे यह जानना होगा कि कौन सी तकनीक जोखिम के लायक है, किताब के रूप में वे किसके पास है, और इसके बाद मुझे हवेली से भागने की भी आवश्यकता होगी। खेती और इसी तरह के अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। उसके दिमाग में लिली का मुस्कुराता हुआ चेहरा उभर आया। उसके गले में हल्की सी पकड़ बन गई। आखिरकार मुझे नहीं लगता कि मैं जा सकता हूं। अधिक सटीक रूप से कहें तो मैं छोड़ना नहीं चाहता। मेरी मां की समस्या के अलावा तकनीक का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। मैं जानता हूं कि इस परिवार के पास तकनीकें हैं, लेकिन मैं बाहरी दुनिया की स्थिति के बारे में अनिश्चित हूं। उसकी खिड़की पर रोशनी पड़ी, सूरज उग रहा था। कोई बात नहीं, शायद मैं बहुत ज्यादा लालची हो रहा हूं। मैं हमेशा से जानता था कि मुझे किसी समय मुख्य परिवार के भाग्यशाली लोगों से मिलना होगा। मेरा शरीर अभी भी बढ़ रहा है और आइस फायर रिवॉल्विंग तकनीक 18 साल की उम्र तक बढ़ती रह सकती है। सबसे खराब स्थिति में मुझे अभी भी गार्ड में योग्यता के माध्यम से आंतरिक शकल में भर्ती कराया जा सकता है और मुख्य परिवार के कुछ अन्य वंशजों के साथ घोटाला किया जा सकता है। नहीं, सबसे बुरी स्थिति यह है कि मैं उनके साथ धोखाधड़ी कर रहा हूं और उनके गुस्से के कारण मुझे मार दिया जा रहा है। यह जीवन बहुत शांतिपूर्ण है। मैं अपनी स्थिति भूलने लगा हूं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर मेरे शुरुआती दिनों में क्षमताओं के प्रदर्शन के बाद कोई नौकर आंतरिक शकल को जानकारी दे रहा हो। क्या आपका तर्क खत्म हो गया? मैं इंतजार करते करते बोर हो गया हूं। इस आवाज को सुनकर नूह का शरीर अकड़ गया और वह कमरे के विपरीत बिंदु से निकास द्वार की ओर तेजी से दौड़ा। तभी वह किसी चीज से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नाक से कुछ खून उसके मुंह में चला गया। वह जिस वस्तु से टकराया वह बात करने वाले व्यक्ति का शरीर था, जो उसके बोलने से पहले ही दरवाजे की ओर चला गया। मैं बच नहीं सकता। वह पीछे मुड़कर बिस्तर के नीचे से कृपाण उठाने को तैयार था। तभी उस आदमी ने उदासीन स्वर में कहा, आराम करो, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए यहां नहीं हूं। दरअसल मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा प्रस्ताव पसंद आएगा। उसके दोबारा बात करने के बाद नूह रुका और थोड़ा सोचा। फिर वह धीरे से उस आदमी की ओर देखने के लिए घूमा। वह अपने 40वें वर्ष के औसत आदमी की तरह दिखता था। उसकी ऊंचाई 1.70 मीटर थी। कोई दाढ़ी नहीं थी और थोड़े लंबे सुनहरे बाल थे। उसका चंचल चेहरा और हल्की मुस्कान थी। आप कौन हैं? नूह ने पूछा। मैं बाहरी रिंग के गार्ड्स का उपकप्तान विलियम चार्ली हूं। मैं गार्ड्स के कप्तान के आदेश से यहां हूं। इससे पहले कि आप कुछ गड़बड़ी करें, हम आपको भर्ती करना और प्रशिक्षित करना चाहते हैं। जब नूह ने विलियम के मुंह से निकले शब्द सुने तो वह थोड़ा अवाक रह गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, मैं कभी भी किस तरह की गड़बड़ी कर सकता हूं? कुछ गार्डों ने स्वेच्छा से मुझे कुछ संकेत दिए कि मुझे कैसे प्रशिक्षण लेना चाहिए। उसने सबसे मिलनसार मुस्कान बिखेरी। आखिरकार वह अभी भी 10 साल के शरीर में था। बकवास मत करो, हम जानते हैं कि तुमने सांप कलाई तकनीक सीखी है और तुमने मिकी के साथ अपना मैच नकली बनाया है। साथ ही क्या तुम सच में आइस फायर रिवॉल्विंग तकनीक जैसी कुछ बेकार तकनीक के लिए सैनिकों को धोखा देते रहना चाहते हो? वह बात बस इतनी ही है, एक खेती तकनीक की नकल। नूह ये जानकर भयभीत हो गया कि उसका भेष इतनी आसानी से खोजा जा सकता था। जब उसने सुना कि उसके द्वारा सीखी गई सबसे संपूर्ण तकनीक को नकल माना जाता है। अपने सामने मुस्कुराते हुए आदमी को देखते हुए उसने अंततः एकमात्र प्रश्न पूछा जो उसके मन में महत्वपूर्ण था, क्या आप मुझे ड्रैगन से लड़ने में सक्षम कृषक बनाएंगे? विलियम ऐसे प्रश्न की ईमानदारी से थोड़ा अचंभित हो गया। उसने नूह की आंखों में देखा और उसके दृढ़ संकल्प को महसूस करते हुए उसने पूरी ईमानदारी से जवाब देने का फैसला किया। उसने हल्की सी आह भरी और अपनी मुस्कान कम करते हुए कहा, साधना का मार्ग एक व्यक्तिगत मार्ग है। सर्वोत्तम तकनीक वाले लोग अपने पूरे जीवन में पितृसत्ता के स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं, जबकि साधारण श्वसन तकनीक वाले लोग आकाश को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। मैं इसे छिपाऊंगा नहीं। मैं आपको बलवान परिवार की सर्वोत्तम तकनीकें नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको खेती की राह पर ले जाऊंगा। यह सबसे अच्छा दांव है जो आपको आपकी स्थिति को देखते हुए लेने के लिए कहा जाएगा। योजक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मुझे स्वीकार है। इससे पहले कि वह अपना भाषण समाप्त कर पाता, विलियम को नूह ने बीच में ही रोक दिया। उसे देखते हुए वह अब उस ईमानदारी का वह हिस्सा देख सकता था जो उसमें पहले था। गायब हो गया। उसकी जगह दृढ़ संकल्प और षड्यंत्रकारी आंखों ने ले ली। कितना डरावना बच्चा है। मैं एक सेकंड के लिए भी अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता। अपनी मुस्कान वापस लाते हुए विलियम ने खुशी से कहा, तो अब से तुम्हें मुझे मास्टर ही कहना होगा। विलियम को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करने के अगले दिन नूह विलियम के निर्देशानुसार सुबह सुबह गार्ड की इमारत में गया। पिछली सुबह उसने अपनी मां को स्थिति बताई और उसके शरीर पर नए घावों को देखकर वह उदास होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह इमारत में दाखिल हुआ और सीधे पहली मंजिल पर चला गया। जाहिर तौर पर सीढ़ियों की रखवाली कर रहे लोगों को उसके आगमन की सूचना दे दी गई और उसे बिना किसी परेशानी के जाने दिया गया। इससे पहले कि वह आखिरी सीढ़ी पर अपना पैर रखता, उसने गलियारे के अंत में विलियम की आवाज सुनी, आप जल्दी आ गए। जम्हाई लेते हुए उस आकृति को देखकर जो अब उसका मालिक था, सफेद जिमसूट पहने हुए था, उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। उसने गंभीर भाव प्रदर्शित किया और अपने दाहिने हाथ में बाईं मुट्ठी लेकर हल्का सा झुक गया। शिष्य सीखने को उत्सुक था गुरुजी। विलियम ने उसकी ओर देखा भी नहीं और अपने पीछे आने का इशारा किया।
वे एक साथ एक विशाल कमरे में दाखिल हुए, जिसकी दीवारों पर हथियार थे और आसपास कुछ लकड़ी की डमी थी। एक और उबासी को दबाते हुए विलियम ने फर्श की ओर इशारा किया। बैठो, मुझे सुबह का समय अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बस एक बार सब कुछ समझा देना चाहता हूँ, फिर तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो। नूह लगभग तुरंत ही फर्श पर पालथी मारकर बैठ गया। उनकी आंखों में चाहत साफ नजर आ रही है। विलियम ने अपने विचारों को थोड़ा सुलझाया और फिर गंभीर चेहरे के साथ समझाना शुरू किया। सबसे पहले मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप उस कारण को समझें कि कैप्टन ने आपको गार्ड में प्रवेश करने का फैसला क्यों किया। हम लोगों को उनकी सही ढंग से अर्जित तकनीकों के लिए धोखा नहीं दे सकते, खासकर आपकी स्थिति वाले बच्चे को। पेशेवरों और विपक्षों पर विचार करें स्थिति को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि आपको दंडित करने के बजाय आपके उस लालच का उपयोग हमारी जरूरतों के लिए करना बेहतर होगा। इसलिए जब आप उसे देखें तो आपको अपने हाथ रखने की अनुमति देने के लिए कप्तान को धन्यवाद देना याद रखें। नूह की पीठ पर ठंडे पसीने की एक बूंद दौड़ गई। उसे अंततः एहसास हुआ कि वह कितना लापरवाह था। बच्चे का मुखौटा शक्तिशाली लोगों के खिलाफ काम नहीं कर सकता। शायद यह कहना अधिक सही होगा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि मैं एक बच्चा हूं। दूसरा, हम आपको कुछ भी उपहार नहीं देंगे। एक गार्ड को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए गुण इकट्ठा करना होगा और आप अलग नहीं होंगे। लेकिन चूंकि अब आप मेरे शिष्य हैं तो मैं आपको शुरुआत में कुछ दूंगा। इसे एक ऋण के रूप में समझें जो आप देंगे गार्ड में सेवा करके चुकाओ। क्या तुम मुझे समझते हो? तुम्हें जो चाहिए उसे पाने के लिए तुम्हें अपने परिवार का खून बहाना पड़ेगा। विलियम ने नूह की आंखों में जांच के इरादे से देखा। उनकी स्थिति बिल्कुल गुप्त नहीं थी, इसलिए बलवन परिवार की रक्षा करने की उनकी इच्छा पर सवाल उठाना उचित था। मैं जानता हूं वह क्या कहना चाहता है। उसे डर है कि चूंकि मैं कमीना हूं इसलिए मैंने बलवान के प्रति नफरत जमा कर ली है और केवल बदला लेने के लिए खुद को मजबूत करने के लिए गार्डों का इस्तेमाल करता हूं। वह गलत नहीं है, लेकिन वह मेरे कारणों से पूरी तरह चूक गया। उलझन में और सोच में डूबे हुए नूह ने अपना सिर नीचे किया और फिर और भी अधिक दृढ़ चेहरे के साथ उठाया। शिष्य समझता है। विलियम ने उसके चेहरे को समझने की कोशिश करते हुए उसे घूर कर देखा। अगर वह झूठ बोल रहा है तो वह निश्चित रूप से इसमें अच्छा है। फिर उसने अपने सामने वाले बच्चे को समझना छोड़ दिया और अपनी व्याख्या फिर से शुरू कर दी। तब यह तय हो गया है, अब आप बलवन परिवार के रक्षकों में सबसे कम उम्र के सदस्य हैं। हमारे कर्तव्यों में ज्यादातर बलवन के क्षेत्र में डाकुओं और जादुई जानवरों के साथ मुद्दों को हल करना शामिल है, क्योंकि आंतरिक घेरे में सैनिकों का कर्तव्य है कि वे व्यक्तिगत रूप से रक्षा करें परिवार के सदस्यों। मैं मिशन के बारे में बाद में और बताऊंगा। अब ध्यान दीजिए, मैं उस हिस्से से शुरू कर रहा हूं जिसके लिए आप लगभग हार गए थे। कहने की जरूरत नहीं, नूह का ध्यान आसमान छू गया। आप यिन यांग प्रणाली पढ़ते हैं, इसलिए मैं सांस और तत्वों के बारे में भाग छोड़ सकता हूं। मानव खेती को शक्ति के 3 केंद्रों में विभाजित किया जा सकता है। डेंडियन, शरीर और चेतना का समुद्र जो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। डेंडियन आपके पेट के निचले हिस्से में होता है और यह आमतौर पर 15 साल की उम्र तक बनता है। यह वह जगह है जहां साधक सांस जमा करते हैं और एक बार जमा होने के बाद यह परिणाम स्वरूप शरीर और दिमाग को पोषण देगा। शरीर एक कल्टीवेटर का खोल है, इसे सांस से भरकर पोषित किया जा सकता है और यह जितना मजबूत होगा आपका डेंटियन और दिमाग उतना ही अधिक स्थिर होगा। आपने पहले ही आइस फायर रिवॉल्विंग तकनीक से इसका पोषण करना शुरू कर दिया है। चेतना का समुद्र आपके मस्तिष्क के केंद्र में है और यह वह स्थान है जहां आपकी मानसिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और जमा होती है। आपकी चेतना के समुद्र को बढ़ाने से न केवल आपको मानसिक ऊर्जा को संग्रहित करने और इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक जगह मिलेगी, बल्कि यह अपनी इंद्रियों को तेज करें और अपने विचारों को तेज करें। ऐसा कहा जाता है कि कुछ स्तर पर आप आसन्न खतरों की भविष्यवाणी भी करना शुरू कर सकते हैं। अब आप अपने प्रश्नों के पहले दौर से शुरुआत कर सकते हैं। नूह ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने गुरु द्वारा कही गई बात को याद करने के लिए उसे अपने मन में दोहराया। जानकारी के टुकड़ों को कई बार स्कैन करने के बाद उसे 2 चीजें मिली जिनके बारे में वह अनिश्चित था। मास्टर, मेरे 2 प्रश्न हैं। क्या आपने यह नहीं कहा है कि आइस फायर रिवॉल्विंग तकनीक सिर्फ एक खेती तकनीक की नकल है? अगर डेंटियन का निर्माण 15 साल की उम्र में होता है तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं अगली बार खेती नहीं कर सकता 5 साल? विलियम का उत्तर तत्काल था, क्योंकि उसने शायद एक क्षण पहले ही अपने शिष्य के मन में आने वाले संदेह का अनुमान लगा लिया था। असली शरीर पोषक विधियां शरीर को भरने और उसे पोषण देने के लिए डेंटियन में सांस का उपयोग करती है। इसकी तुलना में आइस फायर घूमने वाली तकनीक शरीर में सांस को जबरन संग्रहित करने की एक प्रक्रिया है जिसका स्वाभाविक रूप से उपयोग किया जाएगा पोषण। अंतर उपयोग की गई सांस की मात्रा में निहित है। इसके अलावा इस तथ्य के अलावा कि आप जिस तकनीक का अभ्यास करते हैं वह डेंटियन का उपयोग करने वाली विधियों का केवल 10वां हिस्सा ही जमा कर सकता है। इसके अलावा आप स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि वह तकनीक शारीरिक रूप से बंधी हुई है शरीर की सीमाएं, जबकि वास्तविक शरीर पोषण के तरीके आपको उन सीमाओं को तोड़ने की अनुमति दे सकते हैं। जहां तक दूसरे सवाल का सवाल है, हाँ, सामान्य उम्र जिसमें एक इंसान पूरी तरह से अपना डेंटियन बना लेता है वह 15 है। फिर भी जैसा कि मैंने आपको बताया, शक्ति के 3 केंद्र गहराई से जुड़े हुए हैं। संभवतः आप पहले ही सृजन की प्रक्रिया को तेज कर चुके हैं आइस फायर रिवॉल्विंग तकनीक का अभ्यास करके डेंटियन ऊपर उठे। कौन जानता है, आपने पहले ही कुछ महीनों में विकास हासिल कर लिया होगा। यह सुनकर नूह की आंखें चमक उठी। इसका मतलब यह है कि मैं सत्ता के अन्य 2 केंद्रों को प्रशिक्षित करके इस प्रक्रिया को तेज कर सकता हूं। रुको, कुछ अजीब है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जब कोई एक ही समय में इन तीनों को प्रशिक्षित करेगा तो उसकी वृद्धि तेजी से होगी? उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति उभर आई। भौहें आपस में जुड़ी हुई। उसने अपने गुरु की ओर देखा और प्रश्न पूछने ही वाला था कि तभी वह टोक गया। अभ्यास शुरू करने के बाद आप और अधिक समझ जाएंगे। खेती स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के खिलाफ अवज्ञा का एक कार्य है, क्योंकि हम इसकी शक्ति लेते हैं और इसे अपना बनाते हैं। इसलिए यह प्रक्रिया बेहद लंबी और दर्दनाक है। इसलिए चूंकि शक्ति के 3 केंद्र जुड़े हुए हैं, अगर यह सच है कि एक को सशक्त बनाने से अन्य 2 प्रभावित होंगे, तो यह भी सच है कि एक को पीछे छोड़ने से अन्य 2 का विकास धीमा हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सड़क पर कदम रखने के बाद आप इसे समझ जाएंगे। इसके बाद विलियम जमीन पर बैठ गया और उसने अपने सूट के नीचे से चादरों का ढेर निकाला। मैं आपको चेतना के समुद्र के लिए एक प्रशिक्षण विधि दूंगा और आपको एक मार्शल आर्ट और एक शरीर पौष्टिक विधि चुनने दूंगा जिसमें मैंने आपके लिए छांटी गई विधियों में से एक डेंटियन की आवश्यकता नहीं है। ये शीट केवल सामान्य विवरण है, इसलिए करीब आएं और उन्हें ध्यान से पढ़ें। उन्हें अपने व्यक्तित्व और जरूरतों के अनुरूप चुनना याद रखें। इससे पहले कि वह चादरें जमीन पर रख पाता, नूह पहले से ही उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। यह कमबख्त बच्चा तब भी इतनी तेजी से नहीं भागा जब वह मुझसे दूर भाग रहा था। एक हल्की आह भरते हुए विलियम ने कहा, ध्यान रखें कि डेंटियन बनाने के बाद आपको शरीर को पोषण देने की विधि को बदलना होगा और मार्शल आर्ट अपनी वास्तविक शक्ति को व्यक्त करने के लिए सांस का उपयोग करते हैं। इसलिए अभी के लिए आप अपने शरीर में जमा होने वाली शक्ति तक ही सीमित हैं। आखिरी चेतावनी के बाद उन्होंने फर्श पर चादरें बिछा दी।
दाहिनी ओर शरीर पोषक और बाईं ओर मार्शल आर्ट की चादरें बिछा दी और हल्की मुस्कान के साथ अपने इस शिष्य को उत्कट आंखों से उन्हें पढ़ते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें केवल एक नजर से ही निगल सकता है। उसके पास निश्चित रूप से एक कृषक की इच्छा है। मुझे आश्चर्य है कि वह कितनी दूर तक जा सकता है। नूह ने सबसे पहले बाईं ओर की चादरों के ढेर को छांटना चुना, जिसमें मार्शल आर्ट थी। 5 शीट। बलवन तलवार शैली, बलवन परिवार द्वारा बनाई गई 2 हाथ वाली तलवार शैली, हमले और बचाव दोनों में संतुलित, सैनिकों के लिए बिल्कुल सही। ब्रीथ, जोरदार हमले को सशक्त बनाएगा, जो चट्टानों को चकनाचूर करने में सक्षम होगा। रैंक 1। फैंटम सेबर शैली, एक हाथ से बनाई गई सेबर शैली जिसमें बचाव के लिए कठिन चालें, अच्छा आक्रमण और खराब बचाव शामिल है। सांस आपके दुश्मन को बिना तैयारी के पकड़ने के लिए इच्छुक शरीर के किसी भी हिस्से को गायब कर सकता है। रैंक 2। तलवार का प्रवाह, 2 हाथ वाली तलवार की शैली जो आपके प्रतिद्वंद्वी के हमले को रोकने और सही समय पर पलटवार करने पर केंद्रित है। उत्कृष्ट रक्षा, सांस कुछ समय के लिए हवा की ढाल बना सकता है। रैंक 2। ट्विन सेबर शैली, 2 कृपाण चलाने वाली एक हाथ वाली सेबर शैली, गति पर केंद्रित, एक ही समय में बचाव और हमला कर सकती है। ब्रीथ कृपाणों की छिद्रण क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे तलवार चलाने वाले को ब्लेड को छूने की आवश्यकता के बिना काटने की अनुमति मिलेगी। रैंक 2। आयरन पाम शैली, एक हथियार रहित शैली जो हाथों को हथियार के रूप में उपयोग करती है, उत्कृष्ट आक्रमण और हमला करने की गतिशीलता। ब्रीथ उपयोगकर्ता के हाथों को सख्त कर देगा जिससे वे ब्लेड को रोकने या प्रतिद्वंद्वी के आंतरिक अंगों को चोट पहुंचाने के लिए शॉकवेव छोड़ने में सक्षम हो जाएंगे। प्रशिक्षण से हाथों का सख्त होना स्थायी हो सकता है। रैंक 2। नूह गहरी सोच में पड़ गया। मास्टर, कला के पक्ष में रैंक क्यों है? मानो प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहे हों, विलियम ने गंभीरता से समझाया। ब्रीथ का उपयोग करते समय रैंक तकनीक की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। यह मूल रूप से परिभाषित करता है कि उनका प्रभाव और विनाशकारिता कितनी मजबूत हो सकती है। हर तकनीक और जादू के लिए एक रैंक है और यहां तक कि खेती करने वालों के लिए भी एक रैंक है, लेकिन मैं समझाऊंगा एक बार जब आपका डेंटियान बन जाए तो कृषक का हिस्सा। नूह अपने हाथों में चादरों को देखकर फिर से सोचने लगा। मुझे लगता है कि मैं पहले से ही बलवान तलवार शैली को अस्वीकार कर सकता हूं क्योंकि यह रैंक 1 है। लोहे की हथेली शैली अच्छी लगती है, विशेष रूप से स्थायी सख्त हिस्से के लिए, लेकिन मैं इन वर्षों में कृपाण से काफी परिचित हो गया हूं, इसलिए मुझे इसके साथ रहना चाहिए। इतना कहते हुए उसके हाथ में सिर्फ 2 चादरें रह गईं। फैंटम सेबर शैली वही होनी चाहिए जहां से सांप कलाई का रूप आया है, इसलिए मुझे इसे सीखने में वास्तव में फायदा हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह पुरुषों के खिलाफ हत्या की एक विधि है। क्या कोई ड्रैगन अदृश्यता की चाल में फंस जाएगा? इस तरह नूह के हाथ में सिर्फ एक चादर रह गई। मैं मार्शल आर्ट के रूप में ट्विन सेबर शैली को चुनता हूं। विलियम खुशी से मुस्कुराया और सिर हिलाता रहा। अच्छा विकल्प, चूंकि आपको 2 कृपाण चलाने की आवश्यकता है, शुरुआत में यह थोड़ा कठिन होगा, लेकिन आप जल्द ही समझ जाएंगे कि यह एक ऐसी शैली है जो हर स्थिति में फिट बैठती है। नूह ने अपना ध्यान शरीर पोषक तरीकों के समूह पर केंद्रित किया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि विलियम के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी, उसकी जगह चिंतित भाव ने ले ली थी। एमएच, शायद मुझे डेंटियन की आवश्यकता के बिना तरीकों के समूह से बहुत अधिक उम्मीद थी। हर तकनीक घूमने वाली आइस फायर के समान लगती है, वे बस कुछ खासियत जोड़ते हैं जैसे अधिक ताकत या अधिक गति। कम से कम वे सभी रैंक 2 पर हैं, इसलिए उन्हें मेरी वर्तमान रैंक से बेहतर होना चाहिए। वह एक पौष्टिक तरीका चुनने के लिए लगभग तैयार था जो आखिरी शीट तक पहुंचने पर उसकी गति को बढ़ा देगा। रैंक 3। विलियम के चेहरे पर चिंता बढ़ गई, क्योंकि वह अपने सामने वाले बच्चे को याचना भरी निगाहों से देखने लगा। कृपया उसे न चुनें, वह कोई तकनीक नहीं बल्कि शुद्ध यातना है। वह उस पद्धति को उस ब्लॉक में नहीं रखना चाहता था जिसमें से नूह को चुनना था, लेकिन उसके कप्तान ने अलग सोचा था, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। विलियम, हमें उसकी इच्छाओं का सम्मान करना होगा। यदि वह पहरेदारों के पास जाता है और फिर पता चलता है कि हमने वह तरीका उससे छिपाकर रखा है, तो वह हम पर से विश्वास खो सकता है और विद्रोह कर सकता है। ये वो शब्द थे जो उसके कप्तान ने एक दिन पहले उससे कहे थे। फिर भी मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा उस दर्द को समझ सकता है जिसके बारे में हम यहां बात कर रहे हैं। जब विलियम चिंता और विचारों में खोया हुआ था, नूह उसके हाथों में अविश्वसनीय रूप से रैंक 3 विधि पढ़ रहा था। 7 हेज की फोजिंग, उन लोगों का चरम शरीर पोषण जिन्हें डेंटियन की आवश्यकता नहीं होती है। यह उन तरीकों के बराबर है जिनके लिए शक्ति के संदर्भ में डेंटियन की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि उपयोगकर्ता उपचार से बच जाता है तो उसे रैंक 3 सक्षम शरीर प्राप्त होगा। रैंक 1 मार्शल आर्ट और रैंक 0 जादू मंत्रों को लगभग बिना किसी नुकसान के अवरुद्ध करना। इसके अलावा चूंकि यह सांस के आकार का शरीर है, इसलिए इसका इसके साथ बेहतर तालमेल होगा, जिससे इसकी रिकवरी और इसके हेरफेर में तेजी आएगी। उपचार में एक अवशोषण भंवर बनाने के लिए एक विशिष्ट स्थान पर निश्चित संख्या में एक्यू पॉइंट्स को तोड़ना शामिल है, जो स्वर्ग और पृथ्वी की सांस को शरीर में प्रवेश करने और एक्यू पॉइंट्स का पुनर्निर्माण करने के लिए मजबूर करेगा। फिर आदमी को आराम करना चाहिए और नए एक्यू पॉइंट को कुछ समय के लिए शरीर को आकार देने और पोषण देने देना चाहिए। फिर उसे उपचार 6 बार दोहराना होगा। चेतावनी, बेहद खतरनाक। उपयोगकर्ता को सांस में हेरफेर करने के लिए प्रक्रिया के दौरान चेतना नहीं खोनी चाहिए, अन्यथा पुनर्निर्माण प्रक्रिया में कोई त्रुटि हो सकती है जिससे स्थायी पक्षाघात या मृत्यु हो सकती है। चेतावनी, बेहद दर्दनाक। अपना सिर उठाते हुए नूह ने अंततः अपने गुरु की चिंतित अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया। मास्टर, मुझे लगता है कि सही ढंग से चयन करने के लिए मुझे विभिन्न कलाओं के बीच रैंक के अंतर को बेहतर तरीके से समझना होगा। विलियम ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी चिंता छुपाने की कोशिश की और कहा, जरूर, इसे इस तरह से देखने का प्रयास करें। आप एक हमले में जितने अधिक परिवर्तन जोड़ेंगे वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। सबसे कमजोर शरीर है, जो केवल दीवार को मजबूत करने की तरह मजबूत होता है। इसके बाद मार्शल आता है कला, जो शरीर और सांस का मिश्रण है, इसलिए निश्चित रूप से इसकी शक्ति साधारण शरीर की तुलना में 1.5 गुना अधिक होगी। अंत में जादुई मंत्र हैं, जो सांस के एक विशिष्ट तत्व का उपयोग करते हैं। आप मंत्र बनाने के लिए मानसिक ऊर्जा के साथ मिश्रित अपने दांतियन में जमा करते हैं, इसलिए वे सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी होंगे। आमतौर पर एक साधक का सर्वोच्च पद शरीर होता है, जबकि उसकी साधना और मानसिक ऊर्जा का स्तर काफी समान होता है। अभी के लिए बस डेंटियन स्तर को ईंधन के एक रूप के रूप में माने। ये जितना अधिक होगा, मार्शल आर्ट और मंत्रों के लिए इसका प्रभाव उतना ही मजबूत होगा। नूह ने अपनी नजर वापस अपने हाथ में ली हुई चादर पर स्थानांतरित कर दी। इस तकनीक के फायदे बहुत अद्भुत हैं, मुझे नहीं पता कि यह जोखिम उठाने लायक है या नहीं। डेंटियन वाले व्यक्ति को रूढ़िवादी तरीके से रैंक 3 का शरीर प्राप्त करने में कितना समय लगता है? विलियम उत्तर देने से पहले थोड़ा झिझका और फिर उसने सच बताने का फैसला किया। अगर शुरू से ही कोई व्यक्ति रैंक 1 और 2 के तरीकों से गुजरे बिना रैंक 3 निकाय के लिए एक विधि का प्रशिक्षण लेता है, तो इसमें 5 से 15 साल का समय लगेगा।
मैं अभी किस शारीरिक स्तर पर हूं, एक बार डेंटियन प्राप्त करने के बाद और इस बीच रैंक 2 विधि का प्रशिक्षण लेते समय रूढ़िवादी तरीकों के साथ कितना समय लगेगा, इस तकनीक के साथ कितना। नूह के मुंह से सवालों का तूफान निकल पड़ा। यदि उसे अपना जीवन जोखिम में डालना पड़ा तो वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि लाभ खतरों से कहीं अधिक हो। फिलहाल आपका शरीर आधे रैंक 1 से नीचे है, क्योंकि आपका शरीर अभी भी बढ़ रहा है और आपने डेंटियन की आवश्यकता के बिना एक विधि में प्रशिक्षण लिया है। यदि उसी रैंक की तकनीकों द्वारा प्रदान किए गए लाभों की तुलना में परिणाम कम होंगे जो इसके बजाय एक डेंटियन की आवश्यकता है, आपके नीचे रैंक 2 विधियों के लिए भी यही बात लागू होगी। यदि आप अभी एक में प्रशिक्षण शुरू करते हैं तो जब तक आप अपना डेंटियन प्राप्त करेंगे तब तक आपके पास 1.5 रैंक का शरीर होगा, और आप ऐसा करेंगे संभवतः 5-9 वर्षों में रैंक 3 पर पहुंच जाए। यदि आप इसके बजाय उस यातना का उपयोग करते हैं तो प्रक्रिया को पूरा करने में आपको 3 से 5 साल लग सकते हैं। नूह थोड़ा स्तब्ध था। रूढ़िवादी पद्धति बिल्कुल भी धीमी नहीं लग रही थी। उन्हें विश्वास था कि अपने कठोर कार्यक्रम के साथ उन्होंने लगभग 4 से 5 अतिरिक्त वर्ष बर्बाद करते हुए कम से कम समय में रैंक 3 का निकाय हासिल कर लिया होगा, लेकिन साथ ही अपने जीवन के इतने चरम जोखिम से भी बच जाएंगे। वह 7 हिल्स तकनीक से गुजरने के विचार को अस्वीकार करने वाला था जब उसने अपने मास्टर की आंखों को देखा जो शर्म से भरी हुई लग रही थी। फिर उसने कुछ सोचा और कड़वी मुस्कान के साथ पूछा, उचित रैंक 3 शरीर पोषक विधि प्राप्त करना कितना कठिन है। इस बार विलियम को पता चलने पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उसने अपना संतुलन पाने के लिए अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया और फिर धीमी आवाज में कहा, इसका अनुरोध करने के लिए आपको आंतरिक शकल में प्रवेश करना होगा। फिर भी फूट फूट कर मुस्कुराते हुए नूह ने चादर अपने गुरु को सौंप दी। फिर मैं फोजिंग ऑफ 7 हिल्स विधि चुनता हूं। विलियम का डर सच हो गया और वह दुखी हुए बिना नहीं रह सका। कुछ देर सोचने के बाद वह सीधा हुआ और कमरे में घूमने लगा। फिर उसने बोलना शुरू किया, मैं आपके फैसले को स्वीकार करता हूं और मैं आपको उस तरीके से प्रशिक्षित करने में मदद करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप 6 महीने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा को प्रशिक्षित करें, और अगर उस समय के बाद मैं आपको तैयार नहीं मानूंगा तो मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा इलाज शुरू करने के लिए। दूसरी शर्त यह है कि आपको व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ जुड़वां कृपाण शैली का प्रशिक्षण लेना होगा। क्या आप स्वीकार करेंगे? नूह ने उसे थोड़ा भ्रमित होकर देखा और धीरे से डांटा, क्या मैं इन स्थितियों के पीछे का कारण जान सकता हूं? विलियम वहीं रुका और उत्तर दिया, उस तरह के दर्द को झेलने और फिर भी सांस में हेरफेर करने में सक्षम होने के लिए आपको औसत आदमी की तुलना में कहीं अधिक मजबूत दिमाग की आवश्यकता होगी। यदि आप कुछ समय के लिए अपनी चेतना के समुद्र को प्रशिक्षित करते हैं तो आप उपचार से बचने की संभावना बढ़ा देंगे। जहां तक दूसरी शर्त की बात है, मैं एक बच्चे पर अत्याचार करूंगा और मुझे वास्तव में इसके बारे में अच्छा नहीं लग रहा है। कम से कम मैं आपको प्रशिक्षित करके थोड़ा गुस्सा निकालूंगा और इस प्रक्रिया के दौरान आप दर्द के प्रति अपनी सहनशीलता भी बढ़ा सकते हैं। नूह इस उत्तर से थोड़ा अचंभित रह गया, विशेषकर इसके अंतिम भाग के संबंध में। मास्टर, अगर आप नहीं चाहते तो आपको मेरा इलाज करने के लिए खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। आंतरिक शकल से कोई भी आपको ऐसा करने में मदद नहीं करेगा और बाहरी शकल में केवल मैं और कप्तान ही कुशलतापूर्वक ब्रीथ का उपयोग कर सकते हैं। फिर भी इसके उपयोग में मेरी सटीकता कहीं बेहतर है, इसलिए मैं हूं इसे पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार। नूह सोच में पड़ गया। हालांकि उसने पहले मुझे धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन उसका चरित्र बुरा नहीं है। खैर, ये या तो उस पर भरोसा करना है या घोटालेबाजों के पास वापस जाना है, इसलिए मेरे पास ज्यादा विकल्प नहीं है। मैं सहमत हूं, अंत में नूह ने कहा। आश्चर्यजनक, विलियम ने उत्तर दिया, और फिर उसने कागज का एक और टुकड़ा लिया जो उसकी पैंट की जेब से मुड़ा हुआ था। उसने वह मुड़ी हुई चादर नूह को दे दी और फिर से समझाने लगा। उस शीट के अंदर जादुई जानवरों की प्रजाति के आधार पर एक रून लिखा हुआ है जिसे केसियर रून कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन जानवरों के पास इतनी शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा थी कि वे एक वयस्क व्यक्ति को मांस की एक छोटी सी गेंद में निचोड़ सकते थे। एकल विचार, वे बड़े बंदरों के समान थे और उनकी प्रत्येक प्रजाति की पीठ पर अलग अलग संख्या में रून अंकित थे। उनके पास जितने अधिक रून थे, उनकी मानसिक ऊर्जा उतनी ही अधिक शक्तिशाली थी। जब मनुष्यों को पता चला कि वे इन रूणों का उपयोग कर सकते हैं उनकी मानसिक ऊर्जा को सशक्त बनाने के लिए, एक बड़ा विनाश शुरू हुआ, और केसियर प्रजाति में अब केवल रून ही बचे हैं। मानसिक ऊर्जा को प्रशिक्षित करने की विधि इन रूणों पर वर्षों के प्रयोग का परिणाम है, जिनमें से प्रत्येक के 3 सेट बनाए गए हैं, कुल 9 रनों के लिए 3 रन। विलियम थोड़ा रुका और फिर नूह के हाथ में मुड़ी हुई चादर की ओर इशारा किया। वह जो मैंने तुम्हें दिया है वह पहले सेट का पहला रन है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप अपने मस्तिष्क के केंद्र में एक भयानक दर्द महसूस करेंगे, जो चेतना के समुद्र के साथ आपकी पहली बातचीत के कारण होता है। वास्तव में चेतना के समुद्र के साथ पहली बार बातचीत करने के लिए एक दर्द रहित तरीका है, लेकिन इसमें आपको 1 सप्ताह लगेगा और आप जिस तरह के मसोचिस्ट हैं उसे जानकर मुझे पता चला कि यह तरीका आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ें और रून को पढ़ने का प्रयास करें। दर्द आने के बाद अपनी चेतना के सागर में प्रवेश करने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करें। नूह खुद को मसोचिस्ट कहे जाने पर थोड़ा मुस्कुराया। वह बस मजबूत होने के लिए उत्सुक था। क्या यह हर किसी के लिए समान नहीं था? उसने धीरे धीरे अपने हाथों से चादर को तब तक खोला जब तक स्याही का एक कतरा दिखाई नहीं देने लगा। तुरंत उसे लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। वह कराहता रहा, दर्द सहता रहा और रून को फिर से छुपाता रहा, और फिर उसने दर्द की उत्पत्ति पर ध्यान केंद्रित किया। उसे लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में है। जमीन पर होने का एहसास गायब हो गया और कोई गंध नहीं थी, केवल समुद्र की लहरों का निरंतर शोर मौजूद था। उसने अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर देखा। वह हवा में पालती मारकर बैठा था। उसकी आकृति आधी पारदर्शी थी। उसके ऊपर अंधेरा था जो एक गोलाकार अवरोध द्वारा उससे अलग किया गया था। उसके नीचे एक नीला समुद्र था जिसकी सतह पर हल्की लहरें थीं। कुछ सेकंड के शुद्ध आश्चर्य के बाद उसने खुद को कमरे में वापस पाया और विलियम उसे घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस एक पल ही बीता था। मास्टर, क्या आप समझा सकते हैं? नूह ने इस बाहरी अनुभव से पूरी तरह स्तब्ध होकर पूछा। आपने अभी अभी अपनी चेतना का समुद्र देखा है। इसे एक व्यक्तिगत आयाम माने, जहां आपके विचार, भावनाएं और मानसिक ऊर्जा संग्रहित है। वह आयाम जितना बड़ा होगा, भौतिक दुनिया पर उसका उतना ही अधिक प्रभाव होगा। इसके अंदर का पानी आपका प्रतिनिधित्व करता है सोचने की क्षमता। इसलिए जब आप मानसिक ऊर्जा का प्रशिक्षण ले या जादू टोना करें तो सावधान रहें, क्योंकि इससे वह पानी खत्म हो जाएगा। और एक बार जब आप इससे बाहर निकल जाएंगे तब तक आपकी सोचने की क्षमता बहुत प्रभावित होगी, जब तक कि चेतना का समुद्र फिर से भर न जाए। आप बेहोश भी हो सकते हैं उस स्थिति में, और यदि ऐसा अक्सर होता है तो आप अपने क्षेत्र को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। एक बार गोला टूट गया तो आपका दिमाग बिखर जाएगा और आप बिना किसी इच्छा या विचार के केवल एक जीवित शरीर बनकर रह जाएंगे। विलियम उस पल में सचमुच गंभीर चेहरे के साथ बात कर रहा था। यह कल्पना करना कठिन था कि कितने लोगों ने अपनी सीमाओं को पार करने या खुद को अतिरंजित करने की कोशिश में अपने ही क्षेत्र को नष्ट कर दिया था। मानसिक ऊर्जा की प्रशिक्षण विधि बहुत सरल है, बस रून को याद कर लें।
जब रून आपकी चेतना के समुद्र के अंदर प्रकट होता है, जैसा कि केसियर प्रजाति की त्वचा पर दिखाई देता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इसे याद कर लिया है और इसे देखने से कोई समस्या नहीं होगी। मानसिक ऊर्जा का अधिक ह्रास। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको रैंक 1 का जादूगर माना जा सकता है और आप अपनी मौलिक योग्यता की पुष्टि करने के बाद अपना पहला मंत्र सीख सकते हैं। केसियर रून्स की संख्या के आधार पर जादूगरों की रैंक 1 से 9 तक हो जाती है। उनकी चेतना का समुद्र और उनके रैंक के आधार पर एक सहायक उपाधि है। रैंक 1, 2 और 3 के लिए यह मध्यवर्ती जादूगर है। बाकी के लिए यह मूल रूप से उच्च जादूगर है। परिवार के पास पहले 3 धावों का एक सेट है। बलवान परिवार के पास पहले 5 धावों का होना चाहिए, जबकि उच्चतर के लिए केवल शोष्ठी परिवार या इसी तरह के उच्च कुलीन परिवारों के पास हो सकता है। अब स्पष्टीकरण के साथ अपने घर वापस जाएं और पहले रून का अभ्यास शुरू करें। मैं आपके आवास पर एक अन्य कृपाण सहित जुड़वां कृपाण शैली के रूप और विवरण भेजूंगा। उन दोनों के साथ आपकी प्रगति की जांच करने के लिए मैं अब से 1 सप्ताह में आपसे दोबारा मिलूंगा। याद रखें कि अपनी मानसिक ऊर्जा को खत्म न करें। अपने कमरे के अंदर नूह अपने हाथ में कागज के एक टुकड़े को घूर रहा था। यह प्रक्रिया कठिन लग रही थी क्योंकि उसके माथे पर पसीने की बूंदें बह रही थीं और उसकी आंखें खुद को बंद करने की कोशिश कर रही थीं। यह बहुत कठिन है। चलते रहो। कमबख्त आंखें खुली रहती हैं। नूह पूरी तरह से अपने काम पर केंद्रित था और उसने अपने आसपास की हर चीज को नजरअंदाज कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखें लाल और खून से लथपथ हो गईं। उसकी चेतना के समुद्र के अंदर गोले के केंद्र से लहरें उठती रहीं जहां नूह की आधी पारदर्शी आकृति आंखें बंद किए खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। लहरें गोले की सीमाओं पर टकराकर उसकी परिधि को हर बार कुछ मिलीमीटर बढ़ा देती थीं। जैसे जैसे यह प्रक्रिया चलती रही, समुद्र का स्तर कम होता गया और अभी यह पहले से ही 1/4 से भी कम क्षेत्र को कवर कर रहा था। नूह ने अचानक रून वाली चादर को मोड़ा और तेज भुजाओं के साथ फर्श पर लेटते हुए एक लंबी सांस छोड़ी। मुझे लग रहा है कि मेरा सिर फटने वाला है। मेरी दृष्टि भ्रमित सी लगती है और सोचने से भी दर्द बढ़ जाता है। भयावह, इस तरह का प्रशिक्षण भयावह है और मुझे बहुत नींद भी आती है। उसके कमरे के दरवाजे से कुछ खटखटाने की आवाज आई। नूह ने अपने मन में थोड़ा शाप दिया। केवल फिर से दर्द में वृद्धि महसूस हुई जिसने उसे फिर से शाप दिया। वह पहले फर्श और फिर दीवारों का सहारा लेते हुए खड़ा हुआ और दरवाजा खोलने चला गया। निकास के दूसरी ओर लिली की आकृति दिखाई दी, जिसके हाथ में 2 पुरानी किताबें और दीप्तिमान चेहरे वाला एक केस था। कुछ गार्ड इन्हें इमारत में ले गए। उन्होंने कहा कि उपकप्तान ने भेजा है। अपने बेटे की हालत देखकर उसने खुद को रोका। वह बेहद थका हुआ लग रहा था। उसका चेहरा राख हो गया था और उसकी आंखें आधी बंद और पूरी लाल थीं। उसने देखा कि कैसे वह खुद को खड़ा रखने के लिए दरवाजे को सहारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। वह झट से उस पर कूद पड़ी और सहारे के तौर पर अपना कंधा उसकी बगल के नीचे रख दिया। फिर वह चिल्लाते हुए बिस्तर की ओर बढ़ी। तुम्हें क्या हुआ? यह वही विलियम है ना, या यह गार्ड है? मैं अभी कप्तान से बात करने जा रहा हूं। मैं करने वाला हूं। इससे पहले कि वह अपना गुस्सा खत्म कर पाती, नूह बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और उसे इससे अधिक चिल्लाने से रोकने के लिए हाथ उठाया। उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था लेकिन उसने खुद को बात करने के लिए मजबूर किया क्योंकि उसे अपनी मां को कुछ समझाने की जरूरत महसूस हुई। मां, चिंता मत करो। यह सिर्फ एक विशेष प्रशिक्षण है जो मुझे एक दिन जादू करने में सक्षम बनाएगा। मैंने थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहा क्योंकि यह मैं पहली बार कर रहा था, लेकिन थोड़ी नींद लेने के बाद मैं बेहतर महसूस करूंगा। मत करो, चिंता करें। गार्ड मेरे प्रति अच्छे हैं। वे मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करते। लिली और बात करने से रुकी और अपने बेटे की ओर देखने लगी। उसके काले बालों को छूकर और उन बर्फीली नीली आंखों को देखकर उसे गर्माहट महसूस हुई कि नूह उसके जैसा ही दिखता था। फिर वह उसके बगल में बैठ गई और उसके सिर को सहलाते हुए उसे गले लगा लिया। मेरा यह बेटा बहुत जिद्दी है। उनकी शीघ्रता को उनके दृढ़ संकल्प से ही पार किया जा सकता है। बच्चे को अपने आलिंगन में देखते हुए उसने देखा कि उसकी मांसपेशियां कितनी सावधानी से परिभाषित थीं और उसके हाथों पर बड़ी संख्या में कॉलस थे। इतने मेहनती बेटे के लिए उसके मन में गर्व की भावना आ गई और इसलिए उसने आलिंगन तोड़ दिया और उसे अपने सामने रख लिया। उसके हाथ उसके कंधों पर टिक गए। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आपको अधिक सावधान रहने का वादा करना होगा। मैं आपको अब इस दयनीय स्थिति में नहीं देखना चाहता। और बहुत अधिक मेहनत मत करो। याद रखें कि आराम भी प्रशिक्षण प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और अब अपना दोपहर का भोजन छोड़ने की हिम्मत मत करना, अन्यथा परिणाम भुगतने होंगे। क्या तुम मुझे समझते हो, युवक? ये बातें सुनकर नूह को बहुत गर्मी महसूस हुई, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। 1, 2 नए, और यह केवल वहीं तक है जहां तक मैं देख सकता हूं। वह अपनी मां के शरीर पर हिंसा के नए लक्षण गिन रहा था। यह उसकी आदत थी जब से उसने पहली बार लिली पर हिंसा देखी थी। यह वह समय था जब उसने एक शिक्षक के लिए अनुरोध किया था। ठीक है मां, मैं वादा करता हूं, मैं सावधान रहूंगा, नूह ने मुस्कुराते हुए कहा। लिली कुछ देर तक उसकी ओर देखती रही और फिर किताबें तथा अपने पास रखे केस को बिस्तर पर छोड़कर उठ खड़ी हुई। मुझे अब जाना होगा। मैं नौकरों से आपके लिए बड़ा भोजन लाने के लिए कहूंगा। हमेशा याद रखें कि आपका स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब तक आप जीवित हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसने नूह के माथे को चूमा और आखिरी बार उस पर नजर डालने के बाद वह कमरे से बाहर चली गई। नूह उस दिशा में देखता रहा जिस दिशा में उसकी मां गई थी। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी लाल आंखों में वह शीतलता आ गई जो वह शायद ही कभी दूसरों को दिखाता था। अभी तक 324 दिखाई दे रहा है। डैडी अपना अनुपात बढ़ा रहे हैं। वह केवल रईस को लिली के कमरे में बेतरतीब ढंग से प्रवेश करते और बाहर निकलते देखता था। एक बार भी उसकी नजर उसके बेटे पर नहीं जाती थी। ऐसा लगता है कि मैं मानसिक ऊर्जा का अभ्यास केवल रात में ही कर सकता हूं, अन्यथा मेरी मां को इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मैं उनकी चिंता नहीं करना चाहता। जैसे जैसे ठंडक उसे घेरती गई, उसके सिर में दर्द होता गया, लेकिन उसने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मैंने चेतना के समुद्र में लगभग 4 घंटे बिताए। अगर मैं खुद पर दबाव डालूं तो शायद मैं अधिक समय तक रह सकता हूं। मुझे बस एक रात की नींद से रिकवरी रेट को समझना होगा। उसने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि अभी भी शायद दोपहर के 5 या 6 बज रहे थे। फिर उसने अपना ध्यान अपनी तरफ किताबों पर केंद्रित कर लिया। ट्विन सेबर स्टाइल और फोजिंग ऑफ 7 हिल्स। जाहिर तौर पर मेरे मास्टर चाहते हैं कि मैं इलाज का आदी हो जाऊं, भले ही वह इससे बहुत नफरत करते हों। उन्होंने सबसे पहले कृपाण शैली का वर्णन करने वाली पुस्तक उठाई और अपने सिर में होने वाले दर्द को नजरअंदाज करते हुए उसे पढ़ना शुरू कर दिया। यह वास्तव में एक संपूर्ण मार्शल आर्ट है और ब्रीथ का उपयोग सांप कलाई तकनीक की तुलना में थोड़ा आसान लगता है। मार्शल आर्ट की वास्तविक शक्ति को सक्रिय करने के लिए किसी को एक विशिष्ट लय और पैटर्न के अनुसार सांस को चलाना होता था और फिर उसे इस हेरफेर को शरीर की सही गति के साथ सिंक्रोनाइज करना होता था। मैं वास्तव में अभी इसका प्रशिक्षण नहीं ले सकता क्योंकि यह फायदे से अधिक नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन कल सुबह मैं निश्चित रूप से इसका अभ्यास शुरू कर दूंगा।
उसने किताब बंद की और केस खोला। उसके अंदर एक छोटी कृपाण थी। उसकी गुणवत्ता उस कृपाण से भी अधिक लग रही थी जिसे उसने प्रशिक्षण यार्ड से चुराया था। कितना अच्छा कृपाण है। विलियम सचमुच मास्टर की इस बात को गंभीरता से ले रहा है। फिर उन्होंने फोजिंग ऑफ 7 हिल्स विधि वाली पुस्तक पर नजर डाली। इस बीच चावल और चिकन मांस से बना एक प्रचुर भोजन आ गया। खाना खाते समय नूह ने किताब की जानकारी पढ़ी। तेज सिरदर्द के कारण उसके पेट में थोड़ी मतली उठी, लेकिन फिर भी उसने खुद को खाने के लिए मजबूर किया। मैं डॉक्टर शरीर पोषक तरीकों पर अपने प्रयोग करने के लिए कम से कम 12 पंथों में शामिल हुए और उनकी स्थापना की। पंथ उन पर प्रयोग करने के लिए 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार थे। प्रक्रिया के अंत में 7 हिल्स विधि बनाई गई, लेकिन नमूनों पर उपचार के कारण होने वाले प्रभावों पर विचार किए बिना मृत्यु दर केवल 99% से कम होकर 85% हो गई। नूह ने यह देखकर पढ़ना बंद कर दिया कि रात आ गई है और वह पूरी तरह से थका हुआ महसूस कर रहा है। मैं सोने जाऊंगा। कल मैं जुड़वा कृपाणों के साथ प्रशिक्षण शुरू करूंगा और शायद मैं दोपहर में देर से मानसिक ऊर्जा के साथ शुरू करूंगा। मुझे आश्चर्य है कि कल मैं आज के प्रशिक्षण से कुछ बदलाव देखूंगा। ये सोचते हुए उसने किताबें अपने बिस्तर के किनारे रख दी और कृपाण वापस केस में रख दिया और सो गया।